2 चैनल बन चुके हैं, अब अपलोडिंग स्टार्ट कर दूँगा मैं इसका। आप लोग को दोनों नए चैनल पर देखने मिलेगा। अभी मैं यहाँ पर डाला हुआ है 2 सीरीज़ आएंगी, मिस्टीरियस मैन गंगा एंड अदर सीरीज़ जो कल नहीं आई थी। अल्टरनेट डेज में हम लोग डालते रहेंगे इस चैनल पर, और नए चैनल का लिंक हम लोग अभी शेयर करेंगे आप लोग को कल तक। वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। कोलैब में डाल दूँगा, आप लोग को नज़र आ जाएंगे एपिसोड्स। लेंथ थोड़ा कम हो जाएगी, 20-30 मिनट तक मैक्सिमम जाएगा, बट वॉइस अच्छी होगी और रेगुलर कंटेंट उस पर मिलेगा। क्रॉस-आइड मैन केवल एक पीक ग्रेट इमॉर्टल था, एक सच्चे ग्रेट इमॉर्टल के सामने पूरी तरह असहाय। उसकी पीठ तुरंत ही तेज तलवार की आभा से भेद दी गई। एक तीखी चीख के साथ क्रॉस-आइड मैन पूरी तरह मर गया और उसके एब्डोमिनल से उसका प्राइमोर्डियल स्पिरिट बाहर निकल आया। इमॉर्टल, मेरी जान बख्श दो। क्रॉस-आइड स्पिरिट घबरा गया और हवा में ही घुटनों के बल बैठकर दया की भीख मांगने लगा। उसे लगा था कि वह बेहद भाग्यशाली है और उसे बड़ा फायदा मिला है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे न केवल कोई खजाना नहीं मिलेगा, बल्कि अपनी जान भी गंवानी पड़ेगी। तुमने मेरे फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के यंग सेक्ट मास्टर को छूने की हिम्मत की। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। पलक के बोलते ही उसके हाथ से फिर से तलवार की चमक फूट पड़ी। यंग सेक्ट मास्टर, ये 3 शब्द सुनते ही क्रॉस-आइड मैन पूरी तरह निराश हो गया। उसे लगा था कि अगर वह किसी सामान्य डिसाइपल को भी मार दे, तो फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट इसे इतना गंभीर नहीं लेगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसने सीधे यंग सेक्ट मास्टर को निशाना बना दिया है। अब सोचने का कोई समय नहीं था। उसका प्राइमोर्डियल स्पिरिट तुरंत तलवार की रोशनी में घिर गया और अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। क्रॉस-आइड मैन को मारने के बाद पलक ने मुड़कर चिंता भरे स्वर में पूछा, तुम ठीक हो? कहीं ज्यादा घायल तो नहीं हो? ठीक हूँ। आरव ने सिर हिलाया। उसका शरीर अब काफी मजबूत था, और क्योंकि क्रॉस-आइड मैन ने उसे मारने की कोशिश नहीं की थी, इसलिए उसकी चोटें गंभीर नहीं थीं। थॉस बॉडी टेम्परिंग टेक्निक की शक्ति से कुछ ही समय में वह अपने आप ठीक हो जाएगा। चलो वापस चलते हैं। पलक ने राहत की सांस ली और उसे सेक्ट की ओर ले जाने लगी, लेकिन तभी दूर से कई और लोग तेजी से उनकी ओर आते दिखाई दिए। आरव नाम वाले लड़के, वहीं रुक जाओ। आरव ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि उसका पीछा करने वाले और कोई नहीं बल्कि ट्रेजर सिटी के सिटी लॉर्ड लोकेश और वह ब्लैक रोब डालुओजियान थे। इसके अलावा उनके पीछे 3-4 ग्रेट इमॉर्टल्स भी थे। ये लोग गलत दिशा में पीछा कर रहे थे, इसलिए क्रॉस-आइड मैन से थोड़े पीछे रह गए थे। पलक मुड़ी, और उसके पूरे शरीर से ठंडी हत्या की मंशा फैल गई। तुम लोग कौन हो? क्या चाहते हो? क्या सच में तुम्हें लगता है कि मेरे फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के पास कोई सहारा नहीं है? लोकेश ने आरव को घूरा, उसकी आंखों में अनियंत्रित हत्या की भावना भरी हुई थी। तुम चाहे कोई भी हो, आज तुम्हें मरना ही होगा। वह आधे पागलपन की स्थिति में था और उसने एक जोरदार वार किया। घमंडी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मौजूद नहीं हूं? पलक का चेहरा ठंडा हो गया और उसके हाथ की लंबी तलवार फिर से चमक उठी। अनगिनत तलवार की किरणें तूफान की तरह लोकेश की ओर बढ़ीं। दोनों ही ग्रेट इमॉर्टल के शिखर स्तर पर थे, और उनकी संयुक्त शक्ति बेहद भयानक थी। हिंसक वायु प्रवाह चारों ओर फैल गया, असंख्य पौधों को नष्ट कर दिया और जमीन में एक गहरी खाई बना दी। लोकेश 100 फीट पीछे हट गया, उसके चेहरे पर हैरानी थी। उसने नहीं सोचा था कि सामने वाली महिला इतनी शक्तिशाली होगी। पलक का चेहरा और ठंडा हो गया। उसने अभी हाल ही में ग्रेट इमॉर्टल के शिखर स्तर में प्रवेश किया था, और उसकी ताकत लोकेश से थोड़ी कम थी। दोनों के बीच इतनी तीव्र लड़ाई हो रही थी कि फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर के शक्तिशाली लोग भी सतर्क हो गए। उसी समय दर्जनों लोग वहां पहुंच गए। मार्शल आर्ट्स हॉल के हॉल मास्टर मयंक, लॉ एनफोर्समेंट हॉल के हॉल मास्टर नदीम, और 9 शिखरों के प्रमुख भी वहां आ गए। ग्रेस ने पलक द्वारा सुरक्षित किए जा रहे आरव को देखा, फिर आक्रामक लोकेश को देखा। उसकी आंखें घूमी, मानो उसे कुछ समझ आ गया हो। वह आगे बढ़ा और जोर से बोला, ये पागल आदमी कहाँ से आ गया, जो मेरे फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट में हंगामा करने की हिम्मत कर रहा है? लोकेश का चेहरा बिगाड़ हो गया। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन से सेक्ट से हो, या कितने लोग लाए हो। तुमने मेरे बेटे को मारा है, और आज तुम्हें इसका खून से हिसाब देना होगा। असल में, वह रोज हेवन के ट्रेजर सिटी में रहता था और ब्लोसम हेवन की स्थिति के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। हालांकि उसने इमॉर्टल स्वॉर्ड सेक्ट का नाम सुना था, लेकिन उसके बारे में अधिक जानकारी नहीं थी।
और अब अपने इकलौते बेटे को खोने के बाद वह आधे पागलपन की हालत में था। बकवास, ग्रेस ने कहा, मेरा इमॉर्टल स्वॉर्ड सेक्ट एक प्रसिद्ध और धर्मी सेक्ट है जिसके नियम सख्त हैं। हमारे डिसाइपल तुम्हारे बेटे को यूं ही कैसे मार सकते हैं? स्थिति को साफ साफ बताओ। अगर गलती सच में हमारे सेक्ट की है तो हम निश्चित रूप से तुम्हें जवाब देंगे। लोकेश चिल्लाया, मैं ट्रेजर सिटी का सिटी लॉर्ड हूं। सबने देखा कि आरव नाम के उस लड़के ने मेरे बेटे सरस को मारा। इसमें इनकार करने जैसा क्या है? अभी अभी पलक से भिड़कर भी उसे कोई बढ़त नहीं मिली थी और अब इतने लोगों का सामना करते हुए वह जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना चाहता था। अगर फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट खुद आरव को सौंप दे तो सबसे अच्छा होगा। अगर तुम बेबुनियाद बातें करोगे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, ग्रेस ने कहा और नदीम की ओर देखते हुए बोला, लॉर्ड नदीम, यह मेरे इमॉर्टल स्वॉर्ड सेक्ट की प्रतिष्ठा का मामला है। बेहतर होगा कि इस मामले की पूरी जांच की जाए। नदीम ने पलक की ओर देखा, कुछ असमंजस में था। वह हमेशा निष्पक्ष रहता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह मूर्ख था। इतने लोग हमारे दरवाजे पर आ गए हैं, ऐसे में अपने ही डिसाइपल की जांच करना कुछ अजीब लगता है। अगर ग्रेस ने यह बात न उठाई होती तो वह अनदेखा कर देता, लेकिन अब जब उसने सार्वजनिक रूप से कहा तो वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। हालांकि वनराज चालाक नहीं था, लेकिन उसने ग्रेस की मंशा समझ ली और तुरंत आगे बढ़कर बोला, एल्डर डीजे, बात सच में ऐसी ही है। हमारे फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट में इतने डिसाइपल हैं, कोई बाहर जाकर समस्या खड़ी कर दे और सेक्ट का नाम इस्तेमाल करे, ये संभव है। हमें पूरी जांच करनी चाहिए और अपनी प्रतिष्ठा बचानी चाहिए। दोनों ऊपर से धर्म की बात कर रहे थे, लेकिन असल में वे किसी और के हाथों आरव को हटाना चाहते थे। नदीम और ज्यादा मुश्किल में पड़ गया। अगर वह जांच नहीं करता तो इतने लोगों के सामने ये गलत लगता, और अगर जांच करता है और सामने वाला सेक्ट लीडर का पर्सनल डिसाइपल निकला और गलती सच में आरव की हुई तो फिर स्थिति संभालना मुश्किल हो जाएगा। पलक का चेहरा गंभीर हो गया। वह दोनों की चाल समझ चुकी थी। जैसे ही वह कुछ कहने आगे बढ़ी, तभी आकाश से एक ठंडी आवाज आई, मेरे डिसाइपल, वनीटा के डिसाइपल जो चाहें कर सकते हैं। उन्हें किसी को स्पष्टीकरण देने या जांच कराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आवाज खत्म हुई, एक सुंदर आकृति सबके सामने प्रकट हो गई। हालांकि उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कोई भी संदेह नहीं कर सकता था कि उस क्रिस्टल मास्क के नीचे एक अद्वितीय सुंदर चेहरा होगा। आने वाली और कोई नहीं, बल्कि फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट की सेक्ट लीडर वनीटा थी। ग्रेस का चेहरा थोड़ा बदल गया। सामान्यतः वह कई सालों तक इस सेक्ट लीडर को नहीं देखता था। उसने नहीं सोचा था कि आज वह खुद आरव के लिए सामने आएगी। लगता है उसकी योजना असफल हो गई। आपकी अधीनता सेक्ट मास्टर को प्रणाम करती है। फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के सभी लोग सम्मान से झुक गए। विनीता ने हल्का सा हाथ हिलाया और ठंडी नजरों से लोकेश की ओर देखा। तुम्हें क्या अधिकार है कि तुम मेरे फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट में आकर जवाब मांगो? लोकेश का चेहरा बदल गया। वह मूर्ख नहीं था। वह सामने वाले की शक्तिशाली आभा को महसूस कर सकता था, कम से कम सेलेस्टियल किंग स्तर की। फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट एक प्रतिष्ठित और धर्मी सेक्ट है। इसके डिसाइपल यूं ही लोगों को नहीं मार सकते। मेरे बेटे को मारने का जवाब देना होगा। अब उसकी आवाज में पहले जैसा दबदबा नहीं था, क्योंकि इस इमॉर्टल वर्ल्ड में ताकत ही सब कुछ तय करती है। अगर यह कोई कमजोर सेक्ट होता तो अब तक नष्ट हो चुका होता, लेकिन यहाँ एक सेलेस्टियल किंग मौजूद था, इसलिए उसे अपनी स्थिति नरम करनी पड़ी। वनीटा की आवाज ठंडी रही, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मेरे डिसाइपल जो चाहे कर सकते हैं, जिसे चाहे मार सकते हैं। उन्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर आसपास के सभी लोग स्तब्ध रह गए। ये तो बहुत ज्यादा दबदबा है, पूरी तरह से संरक्षण। पहले ये सेक्ट लीडर हमेशा न्यायप्रिय मानी जाती थी, लेकिन आज वह आरव के लिए इतनी संरक्षणात्मक हो गई। इससे साफ है कि वह इस डिसाइपल को कितना महत्व देती है। विनीता ने हाथ हिलाकर अपने पीछे खड़े लोगों को शांत रहने का संकेत दिया और फिर शांत स्वर में बोली, सेक्टर लीडर लू एक कदम देर से आए। अगर आप पहले आ जाते तो ये बातें नहीं कहते। लोकी चौंक गया। इसका क्या मतलब है? जैसा कि मैंने अभी कहा, मेरे डिसाइपल जो चाहें कर सकते हैं। उन्हें किसी निर्देश या स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। विनीता के बोलते ही भीड़ में एक साथ हैरानी की आवाज गूंज उठी। लोकेश से यह बात कहना अलग बात थी, क्योंकि वह केवल एक ग्रेट इमॉर्टल था और दोनों के स्तर में बहुत अंतर था।
लेकिन अब स्थिति पूरी तरह अलग थी। सामने खड़ा व्यक्ति फॉल्कन सेक्ट का सेक्ट लीडर था, एक सच्चा इमॉर्टल किंग। आमतौर पर दो सेक्ट लीडर्स और इमॉर्टल किंग्स के बीच कम से कम कुछ सम्मान तो होता है, लेकिन वनीटा बिल्कुल भी विनम्र नहीं थी। आरव ने मन ही मन अंगूठा दिखाया। उसका मास्टर सच में बहुत दबंग था, उसे किसी की भी परवाह नहीं थी। साथ ही उसे बेहद अच्छा महसूस हो रहा था। किसी का यूं साथ देना कितना सुकून देता है। लेकिन इससे शायद दोनों बड़े सेक्ट्स के बीच तुरंत टकराव हो सकता था। जैसा कि उम्मीद थी, लोकी का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हारा डिसाइपल ही डिसाइपल है और मेरा नहीं? विनीता ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, हम दोनों पुराने खिलाड़ी हैं, अनजान बनने का नाटक मत करो। तुम जानते हो तुम्हारे डिसाइपल ने क्या किया है, और मैं जानती हूं तुम क्या चाहते हो, छिपाने की कोई जरूरत नहीं। लोकी बोला, तो फिर इमैक्युलेट हेवनली बुक मेरे डिसाइपल को मुआवजे के रूप में सौंप दो। हा हा हा, वनीटा जोर से हंसी, तुम सच में बूढ़े हो गए हो। मेरे डिसाइपल ने इमैक्युलेट हेवनली बुक अपनी क्षमता से पाया है, मैं तुम्हें क्यों दूं? अगर तुम इसे हासिल नहीं कर सके, तो ये तुम्हारे डिसाइपल की अयोग्यता है, इसमें किसी और को दोष नहीं दे सकते। विनीता, हद मत पार करो। लोकी का चेहरा ठंडा हो गया। 1000 साल पहले तुम्हारा प्राइमोर्डियल स्पिरिट घायल हुआ था। यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता। अगर सच में लड़ाई हुई, तो शायद नुकसान तुम्हें ही होगा। मेरी सलाह मानो, तुरंत इमैक्युलेट हेवनली बुक सौंप दो, और हम आज की बात यहीं खत्म मान लेंगे। मेरा फॉल्कन सेक्ट तुम्हारे इमॉर्टल स्वॉर्ड सेक्ट से कोई हिसाब नहीं करेगा। असल में वह इमैक्युलेट हेवनली बुक को लेकर बेहद लालची था और उसे खुद पाना चाहता था। हर इंसान में एक तरह की किस्मत पर भरोसा होता है। हजारों सालों से कोई भी इस हेवनली बुक का रहस्य नहीं समझ पाया था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वही भाग्यशाली होगा। इसी वजह से उसने पहले खुद नहीं आकर केवल एथ एल्डर सैम को भेजा था, ताकि ज्यादा ध्यान न खींचे। लेकिन ट्रेजर सिटी की घटना जानने के बाद वह खुद सैम और बाकी लोगों को लेकर इमॉर्टल स्वॉर्ड सेक्ट आ गया। वास्तव में मुकेश केवल एक सामान्य डिसाइपल था। उसकी मौत या उसकी कल्टिवेशन खत्म होना भी इतना बड़ा कारण नहीं था कि सेक्ट लीडर खुद आए। उसका असली मकसद केवल इमैक्युलेट हेवनली बुक को वापस लेना था। और उसे पूरा भरोसा था, क्योंकि वह जानता था कि वनीटा का प्राइमोर्डियल स्पिरिट 1000 साल पहले घायल हुआ था। प्राइमोर्डियल स्पिरिट एक इमॉर्टल की नींव होती है। इसके घायल होने पर उसे ठीक करना बेहद कठिन होता है, और पूरी तरह ठीक होने में सैकड़ों साल लगते हैं। और ठीक होने के बाद भी कल्टिवेशन पर असर पड़ता है। उसके हिसाब से दोनों इमॉर्टल किंग के शुरुआती स्तर पर थे, और अब ताकत का संतुलन उसके पक्ष में झुक चुका था। उसकी बात सुनकर आसपास के सभी लोगों के चेहरे बदल गए। हालांकि वे वनीटा की चोट के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन पिछले 1000 सालों से वह रियली सेक्ट के मामलों में दिखी थी। अब सब समझ गए कि वह असल में अपनी चोट ठीक कर रही थी। इससे सबके मन में चिंता पैदा हो गई। आखिर इमॉर्टल किंग ही एक सेक्ट की नींव होता है। अगर वनीटा को कुछ हो गया, तो फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट शायद 4 बड़े सेक्ट्स में नहीं रहेगा। तुम्हारा फॉल्कन सेक्ट मेरे फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट को जवाबदेह ठहराने के लायक नहीं है। वनीटा बिल्कुल शांत रही और बिना किसी डर के बोली, अगर तुम्हें लगता है कि तुम जीत सकते हो, तो कोशिश करके देख लो। तो मैं देखता हूं तुम्हारा आत्मविश्वास कहां से आता है। लोकी के बोलते ही उसकी आभा बदल गई। एक बेहद गर्म ऊर्जा उसके चारों ओर फैलने लगी। फॉल्कन सेक्ट की फॉल्कन इमॉर्टल टेक्निक एक अत्यंत शक्तिशाली और अग्निप्रधान कला थी, और जब इसे एक इमॉर्टल किंग इस्तेमाल करे, तो उसका प्रभाव भयानक होता है। वो वहीं खड़ा छोटे सूरज की तरह लग रहा था। उसकी गर्मी असहनीय थी, यहाँ तक कि उनके पैरों के नीचे की चट्टानें भी पिघलकर लाल लावा में बदलने लगीं। फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के लोग पीछे हटने लगे, यहाँ तक कि नदीम और मयंक भी इस दबाव को सहन नहीं कर पा रहे थे। पहली बार इमॉर्टल किंग की शक्ति देख रहे डिसाइपल्स तो पूरी तरह भयभीत हो गए। लोकी फिर हंसा, वनीटा, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। अभी भी समय है। उस लड़के और इमैक्युलेट हेवनली बुक को सौंप दो। तुम मुझे धमकाने के योग्य नहीं हो। विनीता की आवाज़ शांत थी। उसने हल्के से अपनी तलवार घुमाई और एक तेज तलवार की किरण निकल पड़ी। अजीब बात यह थी कि शुरुआत में वह 10 फीट लंबी थी, लेकिन तुरंत सिमटकर हथेली जितनी छोटी हो गई और सीधे लोकी की ओर बढ़ी। क्या सच में लड़ना पड़ेगा? लोकी ने तिरस्कार से कहा और एक मुक्का मारा।
तुरंत ही आग की लपटें एक विशाल फायर ड्रैगन में बदल गईं और आगे बढ़ीं। ब्लेजिंग सन पाम फॉल्कन सेक्ट की सबसे प्रसिद्ध तकनीक, जिससे वह किसी भी चीज को जला सकता था। लेकिन सभी की हैरानी के लिए वह साधारण सी तलवार की किरण अजेय निकली। वह सीधे फायर ड्रैगन के सिर में घुसी और पूंछ से बाहर निकल गई, बिना जले, बिना रुके। फायर ड्रैगन दर्द से चिल्लाया और फिर आग के कणों में बदलकर गायब हो गया। ये लोकी का चेहरा बदल गया। तलवार की किरण सीधे उसके सामने आ गई। उसने हाथ उठाकर एक विशाल अग्नि ढाल बनाई, उसकी सबसे मजबूत रक्षा। लेकिन अगला दृश्य और भी चौंकाने वाला था। तलवार की किरण ने उसे भी भेद दिया, जैसे वह कुछ था ही नहीं। अब लोकी सच में घबरा गया। उसने तुरंत एक लाल खंजर निकाला और हमला किया। पफ! एक भारी आवाज के साथ खंजर टूट गया और तलवार की किरण सीधे उसके सीने को भेद गई। कमरा पूरी तरह शांत हो गया। सबकी आंखें फटी रह गईं, मानो आंखें बाहर निकल आएंगी। जो कुछ वे देख रहे थे, उस पर विश्वास करना उनके लिए असंभव था। यह एक सेलेस्टियल किंग था, एक लेजेंड जैसा, अत्यंत शक्तिशाली सेलेस्टियल किंग, जो पूरे ब्लोसम हेवन के सभी इमॉर्टल्स के शिखर पर खड़ा था, और वह एक ही वार में हार गया। तो फिर सेक्ट लीडर कितनी शक्तिशाली होगी? कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद जोरदार जयकार गूंज उठी और पूरा फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट उत्साह से भर गया। पहले सेक्ट लीडर बहुत कम दिखाई देती थी, इसलिए लोगों को उनकी ताकत का सही अंदाजा नहीं था। लेकिन अब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि असली पावरहाउस क्या होता है, और पूरे सेक्ट का सबसे शक्तिशाली अस्तित्व कैसा होता है। लोकी के दाएं सीने को तलवार ने भेद दिया था। वह दर्जनों फीट पीछे जा गिरा और उसके मुंह से खून निकलकर उसकी सफेद दाढ़ी को लाल कर गया। जब उसने फिर से विनीता की ओर देखा, तो उसकी आंखों में सदमा और डर साफ दिखाई दे रहा था। क्या उसका प्राइमोर्डियल स्पिरिट घायल नहीं था? क्या उसे मुझसे कमजोर नहीं होना चाहिए था? फिर वह इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? आने से पहले उसे लगा था कि वह अकेले ही फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट को कुचल देगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक चाल भी नहीं झेल पाएगा। पास खड़े सैम और मुकेश भी स्तब्ध थे। उन्हें लगता था कि उनका सेक्ट लीडर लोअर हेवन डोमेन के शीर्ष पर है, लेकिन अब समझ आया कि वह दूसरों के सेक्ट लीडर से कितना पीछे है। आरव भी उतना ही हैरान था। उसे लगा कि इस समय सेक्ट लीडर पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली दिख रही है। उसे समझ नहीं आया कि यह पहले से छुपाई गई ताकत थी या हाल ही में कोई नई प्रगति हुई है। लेकिन एक बात साफ थी, वनीटा के सिर्फ एक वार ने पूरे माहौल को हिलाकर रख दिया। उसकी आवाज ठंडी थी, तुम मेरे डिसाइपल को धमकाने के लायक भी नहीं हो। लोकी के मुंह के कोने से खून बह रहा था। उसके दिल में गुस्सा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। यह इमॉर्टल वर्ल्ड का नियम था, ताकत ही सब कुछ है, बिना ताकत के बोलने का हक भी नहीं। अगर मैं भी शामिल हो जाऊं तो। अचानक आकाश से एक बूढ़ी आवाज गूंजी, और उसके साथ ही एक भयानक दबाव पूरे क्षेत्र में फैल गया। सब चौंक गए। यह एक और सेलेस्टियल किंग था। ऊपर देखा तो 7-8 आकृतियां दूर से तेजी से आती हुई दिखीं और पल भर में फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के द्वार पर पहुंच गईं। आगे एक लंबा, मध्यम आयु का व्यक्ति था, जिसकी आंखें बेहद तेज थीं। वह ऐसे खड़ा था जैसे कोई खींची हुई तलवार, उससे एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। ये था एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट का सेक्ट लीडर अर्यमान, इमॉर्टल किंग के मध्य स्तर का एक बेहद शक्तिशाली विशेषज्ञ। उसके पास एक काले कपड़ों में बूढ़ा आदमी था, एल्बर्ट का दादा, बोरस का पिता और सेंट्रल गेट का ग्रैंड एल्डर, मेराज। उसकी आभा भी बेहद मजबूत थी। भले ही वह सेलेस्टियल किंग न हो, लेकिन वह ग्रेट इमॉर्टल के शिखर पर पहुंच चुका था। उनके पीछे 5 और शक्तिशाली लोग थे, सभी ग्रेट इमॉर्टल स्तर के। सेक्ट लीडर टैंग, आपको मेरे फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट में क्या काम है? वनीटा ने शांत स्वर में पूछा। दोनों अलग-अलग सेलेस्टियल रेल्म्स से थे, लेकिन दोनों ही शीर्ष सेक्ट्स में गिने जाते थे। हालांकि उनकी कोई खास जान पहचान नहीं थी। अर्यमान बोला, मैं तुम्हारे फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट में एक हिसाब लेने आया हूं। पहले रोस्टियन में किसी ने मेरे गुजन सेक्ट के डिसाइपल्स बोरस और एल्बर्ट को मार दिया। पहले मुझे लगा कोई पागल हो गया है जो मेरे डिसाइपल्स को मारने की हिम्मत कर रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि वह तुम्हारे फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट का व्यक्ति था। इतना कहते ही पास खड़े मेराज ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, आरव कौन है? मेरे सामने आओ। ये सुनते ही फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के सभी लोगों के चेहरे बदल गए।
उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट भी आरव की वजह से यहाँ आया है। ये सेक्ट लीडर का डिसाइपल सच में अलग ही स्तर का था, हर बार बाहर जाकर कोई बड़ा कांड करके आता था और हर बार मामला पहले से बड़ा होता जा रहा था। इस बार तो 2 सेलेस्टियल किंग्स तक आ गए। सोचना मुश्किल था कि एक ग्रेट इमॉर्टल स्तर का डिसाइपल इतना बड़ा असर कैसे डाल सकता है। चुप रहो, तुम्हें मेरे फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट में हुक्म चलाने का कोई हक नहीं है। आरव कुछ बोल पाता उससे पहले ही विनीता की आभा फूट पड़ी। सिर्फ इस आभा से ही मेराज पीछे लड़खड़ा गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। अंत में आर्यमन ने उसे संभाला। वनीता, तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हारे डिसाइपल ने मेरे बेटे और पोते को मारा है, क्या तुम उसे बचाने वाली हो? हाँ, मैं पूरी तरह पक्षपाती हूँ, विनीता ने शांत स्वर में कहा। आरव मेरा पर्सनल डिसाइपल है। अगर उसने तुम्हारे बेटे को मारा तो वह मरने लायक था, अगर उसने तुम्हारे पोते को मारा तो वह भी मरने लायक था। इसमें शिकायत की कोई बात नहीं है। ये सुनकर फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के सभी लोग अंदर तक हिल गए। क्या सेक्ट लीडर अपने इस डिसाइपल के लिए कुछ ज्यादा ही पक्षपात नहीं कर रही थी? 2 इमॉर्टल किंग्स के सामने भी वह जरा भी पीछे नहीं हट रही थी। मेराज गुस्से से भर गया, लेकिन कुछ कर नहीं सका। इतनी बड़ी ताकत के अंतर के सामने उसका गुस्सा बेकार था। आर्यमान आगे बढ़ा, उसकी आवाज ठंडी थी। मास्टर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही दबंग हो रही हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो चुप रहना बेहतर होगा। विनीता का स्वर शांत था, लेकिन उसमें असीम दबदबा था। आरव मन ही मन फिर से हैरान हुआ, उसका मास्टर सच में बहुत ही दबंग था। फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के लोग भी अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। आखिर सामने वाला भी एक सेलेस्टियल किंग था, और अभी जो आया था वह लोकी से भी ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था। आर्यमन ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली, सामने की स्थिति उसकी उम्मीद से अलग थी। बोरस और एल्बर्ट की मौत की खबर मिलने पर वह खुद आने वाला नहीं था, लेकिन जब उसे पता चला कि सामने वाले ने स्वॉर्ड पवेलियन की इनहेरिटेंस हासिल कर ली है तो उसके अंदर लालच जाग उठा। वो तुरंत यहाँ आ गया, आरव को पकड़ने की उम्मीद में, लेकिन फिर भी देर हो गई। उसे लगा था कि उसके आने से विनीता कुछ समझौता करेगी, लेकिन अब स्थिति उलट थी। वनीता बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं थी। फिर भी वो फर्स्ट स्वॉर्ड इमॉर्टल की इनहेरिटेंस छोड़ने को तैयार नहीं था, और अब जब वह आ चुका था तो पीछे हटना भी संभव नहीं था, वरना एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट की इज्जत चली जाती। दबंग तो तुम काफी हो, लेकिन देखना है कि ताकत भी उतनी है या नहीं। आर्यमन ने हाथ घुमाया और एक विशाल कांस्य तलवार उसके हाथ में प्रकट हो गई। वह पहले ही बेहद प्रभावशाली था, और अब उस विशाल तलवार के साथ वह किसी देवता की तरह लग रहा था। भारी दबाव चारों ओर फैल गया और सभी लोग पीछे हटने लगे। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, आरव को सौंप दो और आज की बात यहीं खत्म, वरना मेरी तलवार निकलेगी और फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तुम बहुत ज्यादा बकवास करते हो। विनीता ने हाथ उठाया और फिर से एक विशाल तलवार की किरण उत्पन्न की। वह तेजी से सिमटकर हथेली जितनी छोटी हो गई और पहले की तरह ही शून्य को चीरते हुए सीधे आर्यमन की ओर बढ़ी। आर्यमन ने कांस्य की विशाल तलवार थाम रखी थी, उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी और चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास झलक रहा था। आमतौर पर बड़ी तलवारें रक्षा में माहिर होती हैं, भले ही वे सामान्य तलवारों जितनी फुर्तीली न हो, लेकिन उनकी रक्षा क्षमता बेजोड़ होती है। उसने कलाई घुमाई और कांस्य तलवार के सामने एक प्रकाशपदा बन गया, जिसने चारों ओर की पूरी जगह को सील कर दिया। उसके अनुसार ऐसी मजबूत रक्षा को कोई भी भेद नहीं सकता था। लेकिन तभी एक भारी आवाज गूंजी और तलवार की किरण ने उस कांस्य तलवार को भेद दिया। ये आर्यमान का चेहरा अचानक बदल गया। उसके हाथ में जो हथियार था वह मिड ग्रेड इमॉर्टल आर्टिफैक्ट था, और उसने कभी नहीं सोचा था कि वह विरोधी की एक ही तलवार की किरण को भी रोक नहीं पाएगा। अब बचने का कोई मौका नहीं था। तलवार की किरण इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही उसकी भौहें तक पहुंच गई। अब वह केवल अपनी इमॉर्टल एनर्जी को पूरी ताकत से चलाकर अपनी रक्षा करने की कोशिश कर सकता था, लेकिन परिणाम फिर निराशाजनक ही रहा। जब कांस्य तलवार ही नहीं रोक पाई तो केवल इमॉर्टल एनर्जी की रक्षा कैसे रोक पाती? एक ही पल में उसकी भौह में तेज दर्द उठा। ये आर्यमान डर से कांप उठा।
एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट का सेक्ट लीडर होने के नाते वह रोज हेवन में प्रभुत्व रखता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ब्लॉसम हेवन में आते ही एक ही वार में मर जाएगा। जब उसे लगा कि अब उसकी मौत तय है, तभी तलवार की किरण अचानक रुक गई, उसकी भौं पर टिक गई, लेकिन आगे नहीं बढ़ी। जिंदगी बच जाने के बावजूद अर्यमान तनिक भी ढीला नहीं पड़ा। वह जानता था कि सामने वाला चाहे तो किसी भी क्षण उसकी जान ले सकता है। एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट के सभी लोग स्तब्ध रह गए, यहाँ तक कि ग्रैंड एल्डर चेंकुन भी। उसे लगा था कि सेक्ट लीडर के आने से वह अपने बेटे और पोते का बदला जरूर ले पाएगा, लेकिन वह तो एक वार भी नहीं झेल पाए। पास में खड़ा लोकी भी यही सोच रहा था। वह चुपचाप अपनी शक्ति इकट्ठा कर रहा था ताकि मौका मिलने पर मदद कर सके। लेकिन अब जो उसने देखा, उसके बाद उसने तुरंत अपनी शक्ति वापस खींच ली और सिर झुका लिया। दोनों मिलकर भी विनीता का सामना नहीं कर सकते थे। आरव अंदर ही अंदर हैरान रह गया। उसका मास्टर सच में असीम शक्ति वाला था। हर बार वो और भी ज्यादा शक्तिशाली लगती थी, जैसे उसकी ताकत की कोई सीमा ही न हो। उसने पहले एक अर्ली स्टेज इमॉर्टल किंग को एक वार में हरा दिया था, और अब मिड स्टेज इमॉर्टल किंग भी एक वार नहीं झेल पाया। तलवार की नोक अर्यमान की भौं पर लगी थी, त्वचा को चीरते हुए खून उसकी नाक से टपक रहा था। आर्यमन ने गहरी सांस ली। जीवन और मृत्यु के सामने उसे अपना अभिमान छोड़ना पड़ा। मैं हार मानता हूँ। विनीता ने हाथ उठाया और तलवार की किरण वापस उसकी हथेली में समा गई। लेकिन अर्यमान अभी भी डरा हुआ था। वह जानता था कि सामने वाला उसे कभी भी मार सकता है। विनीता ने लोकी की ओर देखा, और तुम्हारा क्या कहना है? मैं भी हार मानता हूँ। लोकी ने झिझकते हुए सिर झुका लिया। इमैक्युलेट हेवनली बुक चाहे कितना भी महत्वपूर्ण हो, लेकिन अपनी जान उससे ज्यादा जरूरी थी। वनीटा ने शांत स्वर में कहा, जब तुम दोनों हार मान चुके हो, तो मेरे डिसाइपल से माफी मांगो और कसम खाओ कि आगे से उससे दूर रहोगे और कभी उसे परेशान नहीं करोगे। ये दोनों के चेहरे बदल गए। वे सेक्ट लीडर थे, और सामने एक जूनियर, सबके सामने सिर झुकाना उनके लिए बेरहम था। क्या हुआ, नहीं करना चाहते? विनीता की आवाज ठंडी हो गई। या तो मेरी बात मानो या मर जाओ। पूरा माहौल शांत हो गया। दो सेलेस्टियल किंग्स को इस तरह मजबूर करना, ये पहले कभी नहीं हुआ था। वनीटा, तुम हद पार कर रही हो। मिराज गुस्से में आगे बढ़ा, लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक तलवार की किरण उसकी भौं में घुस गई। अगले ही पल उसका प्राइमोर्डियल स्पिरिट भी नष्ट हो गया। सबके रोंगटे खड़े हो गए। एक पीक ग्रेट इमॉर्टल भी यहाँ कुछ नहीं था। विनीता ने जैसे कुछ हुआ ही नहीं फिर से दोनों की ओर देखा। मेरे पास समय कम है। 3 सांसें। 3, 2, मैं माफी मांगता हूँ। सबसे पहले लोकी झुक गया। वह आरव के सामने झुककर बोला, हमारे फॉल्कन सेक्ट की गलती थी। हम औपचारिक रूप से माफी मांगते हैं। मैं, लोकी, शपथ लेता हूं कि आगे से जहां भी तुम जाओगे, मैं रास्ता छोड़ दूंगा और कभी तुम्हारा अपमान नहीं करूंगा। अगर मैं ये शपथ तोड़ूं, तो मेरा शरीर और आत्मा नष्ट हो जाए। सब लोग स्तब्ध रह गए। एक सेलेस्टियल किंग झुककर माफी मांग रहा था। अर्यमान ने भी आह भरते हुए कहा, मैं भी यंग मास्टर आरव से माफी मांगता हूँ। आगे से जहां भी यंग मास्टर आरव होंगे, मैं उनसे दूर रहूंगा। अगर मैंने यह वचन तोड़ा, तो मेरी तलवार नष्ट हो जाए और मेरी मृत्यु हो जाए। दोनों ने अपनी प्रतिष्ठा छोड़कर माफी मांग ली। इमॉर्टल वर्ल्ड में लोग अपनी शपथ को बहुत गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि उन्हें हेवनली ट्रिब्यूलेशन का सामना करना पड़ता है। शपथ लेने के बाद वे उसे तोड़ने की हिम्मत नहीं करते। वनीटा ने शांत स्वर में कहा, तुमने मेहनत से कल्टिवेशन किया है, इसलिए आज तुम्हें छोड़ रही हूँ। अब यहाँ से चले जाओ और कभी मेरे फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट को परेशान मत करना। उसकी बातें कठोर थीं, लेकिन दोनों कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सके और अपने लोगों के साथ चले गए। इमॉर्टल वर्ल्ड में यही नियम है, अगर तुम कमजोर हो तो जान बच जाना ही काफी है। इज्जत की कोई कीमत नहीं होती। जब दोनों सेलेस्टियल किंग्स चले गए, तो सभी लोग अब भी उत्साह से भरे हुए थे। उन्होंने सोचा था कि सेक्ट लीडर शक्तिशाली है, लेकिन इतनी शक्तिशाली होगी, यह नहीं सोचा था। एक वार में पीक ग्रेट इमॉर्टल को मारना और 2 इमॉर्टल किंग्स को हरा देना, ये सच में डराने वाली शक्ति थी। साथ ही सभी की नजरें आरव पर थीं। इतना विशेष संरक्षण पाने वाला डिसाइपल, उसका भविष्य असीम था। कुछ लोग खुश थे तो कुछ दुखी। ग्रेस और वनराज के चेहरे उतर गए थे।
उन्होंने सिर झुका लिया, डर था कि सेक्ट लीडर उनकी चाल समझ न ले। उन्होंने पहले आरव के खिलाफ साजिश रची थी, लेकिन अब सब उल्टा पड़ गया। ठीक है, अब सब वापस जाओ। विनीता ने भीड़ को हटाया और फिर आरव से कहा, मेरे साथ आओ, रेड पीक के मुख्य हॉल के अंदर। वनीटा ने आरव की ओर देखा, इस बार की यात्रा कैसी रही? मैंने मास्टर की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए इमैक्युलेट हेवनली बुक लेकर आया हूँ। आरव ने ऐसा कहते हुए हेवनली बुक निकालकर दोनों हाथों से उन्हें सौंप दिया। वनीटा ने उसे लिया, थोड़ा सा पलटा और हल्का सा सिर हिलाया। वास्तव में यह वही लेजेंडरी हेवनली बुक है। इतना कहकर उसने हाथ हिलाया और इमैक्युलेट हेवनली बुक वापस उड़कर आरव के पास आ गया। जो तुम्हें मिला है उसे खुद ही रखो। आरव हल्के से मुस्कुराया, मास्टर, आप पहले इसे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अगर आपको इसमें कुछ समझ आए तो फिर अपने डिसाइपल को सिखा देना। तुम सपने देख रहे हो। वनीटा ने उसे घूरा, दसियों हजार सालों में इतने प्रतिभाशाली लोग इसे समझ नहीं पाए, तो मैं कैसे समझ पाऊंगी? आरव ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अगर ऐसा है तो मैंने इतने इमॉर्टल क्रिस्टल्स बेकार खर्च कर दिए। वनीटा बोली, तुम अलग हो, शायद ये चीज़ तुम्हारे लिए ही बनी है। आरव ने कुछ नहीं कहा। उसने तय किया कि वापस जाकर इसे ध्यान से देखेगा और अपनी किस्मत आजमाएगा। मास्टर, इस बार मुझे एक एंशिएंट रूइन भी मिला और वहां से मैंने स्वॉर्ड पवेलियन की इनहेरिटेंस प्राप्त की। अब आरव को विनीता के प्रति सच्चा सम्मान हो चुका था, इसलिए उसने बिना कुछ छुपाए पूरी घटना शुरू से अंत तक बता दी। फिर उसने स्वॉर्ड स्पिरिट टैबलेट निकाली। सीनियर रमाकांत ने मुझसे कहा था कि उनके लिए एक सक्सेसर ढूंढूं। मास्टर, क्या आप इसे आजमाना चाहेंगी? उसके अनुसार विनीता इतनी शक्तिशाली थी कि उसकी प्रतिभा भी असाधारण होगी। शायद वह इस टैबलेट की मान्यता पा सके। छोड़ो, यह मेरे लिए नहीं है। तुम इसे रखो और किसी और को ढूंढो। विनीता ने बिना देखे ही मना कर दिया। ठीक है। आरव ने टैबलेट वापस रख ली। विनीता बोली, जाओ, पहले आराम करो, 3 दिन बाद फिर मुझसे मिलना। जी। आरव मुड़ा और 9th पीक पर अपने निवास की ओर चला गया। उसी समय फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के बाहर 2 आकृतियां हवा में खड़ी थीं, पूरे सेक्ट को नफरत भरी नजरों से देख रही थीं। ये थे ग्रेस 5th पीक के मास्टर और वनराज 3rd पीक के मास्टर। आज की घटना ने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। अब उन्हें साफ समझ आ गया था कि सेक्ट लीडर आरव को कितना महत्व देती है। अगर उनकी साजिश सामने आ गई तो उनका अंत निश्चित था। इसलिए दोनों ने फैसला किया, सेक्ट छोड़कर भाग जाना ही एकमात्र रास्ता है। ब्रदर बाय, क्या हम ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे? वनराज अभी भी हिचकिचा रहा था। ग्रेस ने गंभीर स्वर में कहा, अगर हम भागने में देर करेंगे तो हम दोनों मर जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि सेक्ट लीडर हमें बुलाने के लिए लोग भेज चुकी है। तुमने देखा आज वह कितनी खतरनाक थी, वह हमें चींटी की तरह कुचल सकती है। पहले उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि आरव की स्थिति छोटी थी, लेकिन अब वो पर्सनल डिसाइपल बन चुका है। जैसे ही वो उधम वाली बात बताएगा, हम खत्म हैं। वनराज बोला, लेकिन उसके पास कोई सबूत तो नहीं है। सबूत? ग्रेस हंसा, क्या तुम्हें लगता है कि सेक्ट लीडर को हमें मारने के लिए सबूत की जरूरत है? वनराज चुप हो गया। अब हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है, भागना। फिर ग्रेस का चेहरा क्रूर हो गया, लेकिन सिर्फ भागना काफी नहीं है, हमें आरव को खत्म करना होगा। वनराज चौंक गया, क्या अभी भी जरूरी है? वो सच में डर गया था, विनीता की ताकत देखकर भी और आरव की तेजी से बढ़ती शक्ति देखकर भी। ग्रेस बोला, बिल्कुल जरूरी है। वह जितनी तेजी से बढ़ रहा है, कुछ 100 सालों में हमारे स्तर पर आ जाएगा और तब हम कहीं के नहीं रहेंगे। अब पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं है, हमें उसे जड़ से खत्म करना होगा। वनराज ने दांत भींचे, ठीक है, जैसा आप कहें। चलो यहाँ से निकलते हैं। जल्द ही सेक्ट को पता चल जाएगा कि हम भाग गए हैं। दोनों तुरंत वहां से गायब हो गए। मुख्य हॉल के अंदर पलक और वनीटा खिड़की के पास खड़ी थीं। पलक हल्की मुस्कान के साथ बोली, सीनियर सिस्टर, ये लड़का सच में मुसीबतें खड़ी करने में माहिर है। कुछ ही दिनों में 2 सेलेस्टियल किंग्स ले आया। लेकिन उसके स्वर में नाराजगी नहीं, बल्कि प्रशंसा थी। वनीटा बोली, इसीलिए उसे दुर्लभ प्रतिभा कहा जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही वह हम दोनों के बराबर आ जाएगा। इसलिए अभी हमें उसकी रक्षा करनी होगी। पलक बोली, वो 2 हरामखोर ग्रेस और वनराज, उन्होंने कई बार उस पर हमला किया है। क्यों न अभी उन्हें खत्म कर दें? वनीटा शांत स्वर में बोली, चिंता मत करो, मेरे अपने इंतजाम हैं। तभी एक मेड दौड़ती हुई आई।
सेक्ट मास्टर, मैं ग्रेस और वनराज को बुलाने गई थी, लेकिन वे वहां नहीं हैं। गेट के डिसाइपल्स ने बताया कि वे दोनों ईस्ट गेट से बाहर चले गए हैं और उनका पता नहीं है। पलक का चेहरा बदल गया। सीनियर सिस्टर, वो दोनों भाग गए। मैं अभी जाकर उन्हें मार देती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, विनीता ने हाथ हिलाते हुए कहा कि अगर वो उन्हें मारना चाहती तो वे पहले ही मर चुके होते, उन्हें भागने का मौका ही क्यों देती। पलक ये सुनकर चौंक गई और पूछा कि क्या इसका मतलब है कि उन्हें जानबूझकर जाने दिया गया। वनीटा ने हल्का सा सिर हिलाया और समझाया कि ग्रेस और वनराज आखिरकार फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के पुराने सदस्य हैं और थर्ड पीक व फिफ्थ पीक के प्रमुख भी हैं, इसलिए सेक्ट के अंदर ही उन्हें मारना ठीक नहीं होगा। इससे सेक्ट की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा ये दोनों आरव के लिए एक तरह के वेटस्टोन यानी अभ्यास के साधन भी हैं। अगर उन्हें अभी ही मार दिया जाए तो ये बेकार जाएगा। पलक ने थोड़ी चिंता के साथ कहा कि दोनों ही लेट स्टेज डालुओ इमॉर्टल हैं, ऐसे में आरव के लिए ये जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि सेक्ट छोड़ने के बाद वे दुश्मनी में कोई दया नहीं दिखाएंगे। इस पर वनीटा ने शांत स्वर में कहा कि इमॉर्टैलिटी का रास्ता कभी आसान नहीं होता, बिना कठिन परीक्षाओं और संघर्षों के कोई भी डिवाइन सेंस तक नहीं पहुंच सकता। आरव पहले ही हेवनली ट्रिब्यूलेशन ऑफ अनाइलेशन से गुजर चुका है, इसलिए ये दोनों उसके लिए सिर्फ छोटे से कदम होंगे और उसे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ये सुनकर पलक ने सिर हिलाया, वो समझ गई कि चिंता ही भ्रम पैदा करती है। इसके बाद वनीटा ने आदेश दिया कि पूरे संसार में घोषणा कर दी जाए कि ये दोनों सेक्ट छोड़कर भाग गए हैं और मार्शल आर्ट्स हॉल से नए पीक मास्टर्स चुन लिए जाएं। पलक ने आदेश स्वीकार किया और वहां से चली गई। आरव को इन सब बातों की कोई जानकारी नहीं थी। वो माउंटेन से उतरकर 9th पीक पर अपने निवास पर लौट आया। भले ही अब वो स्पिरिट मेडिसिन हॉल का मास्टर था, लेकिन उसे वही जगह अपना घर लगती थी। जैसे ही वह पहुंचा, उसने आंगन में जीनत को खड़े देखा। वो अब स्काई सेक्ट की सुप्रीम एल्डर जैसी नहीं, बल्कि एक पत्नी की तरह प्रतीक्षा कर रही थी। आरव तुरंत उसके पास पहुंचा और मुस्कुराते हुए पूछा। जीनत ने उसे गले लगा लिया और खुशी से बताया कि वह अभी अभी अपनी कल्टिवेशन से निकली है और उसके लौटने की खबर सुनकर यहीं इंतजार कर रही थी। आरव ने उसे प्यार से समझाया कि उसे इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जीनत ने कहा कि वह अपनी कल्टिवेशन जल्दी बढ़ाना चाहती है ताकि उस पर बोझ न बने। आरव ने शरारती मुस्कान के साथ कहा कि उसे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, वह उसकी मदद कर सकता है। जीनत समझ नहीं पाई, लेकिन अगले ही पल आरव उसे उठाकर कमरे में ले गया। 2 घंटे बाद कमरा अस्त व्यस्त था और माहौल बेहद अंतरंग। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसके साथ डुअल कल्टिवेशन का एक सत्र 100 साल की साधना के बराबर है। अब वो प्रोफाउंड इमॉर्टल के शुरुआती स्तर पर था और इस प्रक्रिया के बाद जीनत गोल्डन इमॉर्टल के शिखर पर पहुंच गई थी, बस एक हेवनली ट्रिब्यूलेशन दूर। जीनत का चेहरा लाल था, लेकिन वह बेहद खुश थी। तभी आकाश में गर्जना हुई और वह तुरंत बाहर जाकर ट्रिब्यूलेशन के लिए तैयार हो गई। पूरे फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट में हलचल मच गई। सभी आश्चर्यचकित थे कि जीनत इतनी जल्दी अगली ट्रिब्यूलेशन तक पहुंच गई। कई डिसाइपल्स आपस में फुसफुसाने लगे। कुछ लोग आरव की वजह बता रहे थे और कुछ ईर्ष्या से भर गए, खासकर फीमेल डिसाइपल्स जो उसके करीब आने की इच्छा कर रही थीं। आरव ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने एक नोट लिखकर रखा और स्पिरिट मेडिसिन हॉल चला गया। वहां अपने कल्टिवेशन रूम में जाकर उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी और ड्रैगन किंग पैलेस में प्रवेश किया। हिमानी उसे देखकर बहुत खुश हुई। आरव ने उसे एक गिफ्ट दिया, आइस सोल एसेंस। हिमानी इसे देखकर बेहद उत्साहित हो गई, क्योंकि इसे उसकी ड्रैगन सोल फ्यूजन की गति कई गुना बढ़ सकती थी। उसने आधा एसेंस लिया और बाकी आरव को लौटा दिया। इसके बाद वह साधना में बैठ गई। आरव ने इमैक्युलेट हेवनली बुक निकाली और उसे ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसने कई बार पूरी किताब पढ़ी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। तरीका साफ था, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं दिख रहा था। आखिर में उसकी नज़र एक पंक्ति पर गई जो इस टेक्निक का अभ्यास करेगा, उसे बिना जड़ और बिना विकार का होना चाहिए। रूटलेस और इमैक्युलेट का मतलब क्या है? आरव को महसूस हुआ कि इस हेवनली बुक का असली रहस्य इन्हीं 4 शब्दों में छिपा है, लेकिन काफी देर तक सोचने के बाद भी वह इसे समझ नहीं पाया। जब लोग रूटलेस के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले यूनक, एनुच, शरीर का विचार आता है, लेकिन जैसा कि वनीटा ने पहले कहा था, अनगिनत लोगों ने खुद को कैस्ट्रेट तक किया, फिर भी वे सफल नहीं हो पाए। इसको छोड़ भी दें तो इमैक्युलेट और भी ज्यादा समझ से बाहर था। इसका मतलब क्या है? क्या यह मन की शुद्धता की बात कर रहा है या शरीर की ताकत की? लोगों ने हर संभव तरीका आजमाया होगा,
लेकिन फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। रूटलेस और इमैक्युलेट, ये सच में बेहद रहस्यमय था। आखिर में आरव ने सिर हिलाया और इस विचार को छोड़ दिया। हालांकि उसने एंशंट मेडिकल सेक्ट की विरासत पाई थी और केओस इमॉर्टल टेक्निक का अभ्यास करता था, फिर भी वह इस हेवनली बुक को समझ नहीं पाया। छोड़ो, बाद में देखेंगे। उसने इमैक्युलेट हेवनली बुक को रख दिया। ऐसी चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण किस्मत होती है, सिर्फ सोचते रहने से कुछ हासिल नहीं होता। इसके बाद अचानक उसे गोल्डन स्केल आर्मर याद आया। यह निश्चित रूप से एक खजाना था, लेकिन अभी यह टूटा हुआ था। लगता था कि इस पर कई भारी हमले हुए थे, फिर भी यह पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था और ग्रेट इमॉर्टल के हमलों को झेल सकता था। यही इसकी ताकत दिखाता था। पहले इसे ठीक करते हैं, यह मुश्किल समय में जान बचा सकता है। आरव को यह आर्मर बहुत पसंद था। उसके पास कई इमॉर्टल आर्टिफैक्ट्स थे, लेकिन कोई भी डिफेंसिव नहीं था। यह उसकी कमी को पूरा कर सकता था। उसने अपने पास मौजूद इमॉर्टल मटेरियल्स निकालना शुरू किया। ड्रैगन स्केल स्टोन, गैंग एसेंस सैंड, वॉइड रॉक और कई दुर्लभ सामग्री। इन सबको फर्नेस में डाल दिया। इतने उच्च स्तर के आर्टिफैक्ट को रिपेयर करने के लिए न केवल कौशल चाहिए था, बल्कि बेहतरीन आग भी चाहिए थी। सौभाग्य से उसके पास नेदरवर्ल्ड का फ्लेम था, वरना यह संभव नहीं था। 1 घंटे बाद फर्नेस से एक नई आर्मर निकली, सोने जैसी चमकती हुई और बेहद शक्तिशाली। आरव ने उसे हाथ में लेकर संतोष से सिर हिलाया। ये सच में बेहतरीन चीज़ है। फॉर्मेशन पूरा होने के बाद ये कम से कम मिड ग्रेड इमॉर्टल आर्टिफैक्ट होगा। फिर उसने आर्मर के अंदर की फॉर्मेशन को ठीक करना शुरू किया। करीब 1 और घंटे बाद गोल्डन स्केल आर्मर पूरी तरह से ठीक हो गया और उसकी चमक और भी बढ़ गई। कमाल का खजाना। आरव बेहद खुश था। अब वह ग्रेट इमॉर्टल के हमलों से भी खुद को बचा सकता था। उसने आर्मर को पहन लिया और वह तुरंत उसके शरीर में समा गया। सिर्फ हल्की सुनहरी रेखाएं उसकी त्वचा पर दिखने लगीं। अच्छा, इसकी ताकत जांचते हैं। उसने बेबी टाइगर को बुलाया और ड्रैगन ब्लेड से खुद पर वार करने को कहा। टींग, एक सुनहरी चमक आई और हमला वापस उछल गया। आरव हंस पड़ा। सच में अद्भुत है। फिर उसने आर्मर को पूरी तरह अपने शरीर में छुपा लिया। अब अगला लक्ष्य था अपनी कल्टिवेशन को बढ़ाना। उसने ब्लैक रोब ग्रेट इमॉर्टल का स्टोरेज रिंग निकाला। उसमें उसके खुद के 800 मिलियन इमॉर्टल क्रिस्टल्स और बाकी मिलाकर करीब 1-2 बिलियन क्रिस्टल्स थे। इसके अलावा डिवाइन एसेंस पिल्स और बाकी संसाधन भी थे। इतना काफ़ी होना चाहिए ब्रेक थ्रू के लिए। उसने सभी क्रिस्टल्स ड्रैगन किंग आइलैंड पर फैला दिए। फिर 3 डिवाइन एसेंस पिल्स खाकर केओस इमॉर्टल टेक्निक चलाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी ऑरा बढ़ने लगी। मिड स्टेज प्रोफाउंड इमॉर्टल, लेट स्टेज पीक। करीब 2 घंटे बाद उसने आंखें खोलीं। वह पीक तक पहुंच चुका था, लेकिन अभी ट्रिब्यूलेशन बाकी थी। उसकी आंखों में चमक थी। केओस इमॉर्टल टेक्निक सच में बेहद शक्तिशाली थी, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा 1-2 बिलियन क्रिस्टल्स लगभग खत्म हो चुके थे। वो कुछ पल के लिए चुप रह गया। इतने संसाधनों से कोई और इमॉर्टल वेनरेबल या इमॉर्टल एम्परर बन सकता था, और वह सिर्फ प्रोफाउंड इमॉर्टल पीक तक पहुंचा। ये टेक्निक बहुत ज़्यादा खर्चीली है। उसी समय पास से एक शक्तिशाली आभा आई। हिमानी, एक विशाल ड्रैगन आसमान में उड़ रहा था, सैकड़ों फीट लंबा, चमकदार स्केल्स के साथ। अब वह 7th टियर डेमन बीस्ट बन चुकी थी। उसकी शक्ति ग्रेट इमॉर्टल पीक के बराबर थी। फिर वह वापस एक छोटी लड़की में बदलकर आरव के पास आई। आरव, आई सोल एसेंस कमाल की थी। मैं अब 7th लेवल पर हूँ। आरव ने पूछा कि उसने कितना ड्रैगन सोल अब्जॉर्ब किया। हिमानी ने कहा, बस 30% और अभी भी काफ़ी बाकी है। आरव हैरान रह गया। सिर्फ 30% से ही इतना बदलाव? अगर पूरा अब्जॉर्ब हो गया तो वह कितनी शक्तिशाली बनेगी? शायद 10th टियर या उससे भी ऊपर। आरव ने हिमानी के सिर को सहलाया। जल्दी से आगे कल्टिवेशन करती रहो और जितनी जल्दी हो सके ड्रैगन सोल को पूरी तरह अब्जॉर्ब करने की कोशिश करो। चिंता मत करो आरव, अगर कोई तुम्हें फिर से बुली करेगा तो मैं उसकी बॉल्स तोड़ दूंगी। हालांकि छोटी लड़की दिखने में लोली जैसी है, लेकिन उसने पूरी तरह वेदिका की आदतें सीख ली हैं और हमेशा दूसरों की बॉल्स तोड़ने की बात करती रहती है। जारी रखो। आरव ने हिमानी को ड्रैगन किंग पैलेस में कल्टिवेशन जारी रखने के लिए छोड़ दिया और खुद बाहर लौट आया। जब वह 9th पीक पर वापस आया तो जीनत आंगन में खुशी से खड़ी थी। उसकी ऑरा पूरी तरह स्थिर थी। ऐसा लग रहा था कि उसने न सिर्फ ट्रिब्यूलेशन सफलतापूर्वक पार कर लिया, बल्कि अपनी कल्टिवेशन लेवल को भी पूरी तरह स्टेबलाइज कर लिया। आरव, धन्यवाद।
जीनत ने सामने खड़े युवक को देखा, उसका दिल खुशी और भावनाओं से भर गया। अगर ऐसे इंसान का साथ न होता तो उसकी असाधारण प्रतिभा के बावजूद वो इतनी भयानक प्रगति कभी हासिल नहीं कर पाती। जल्दी मत करो, पहले मेरे साथ आओ। आरव उसे कमरे में ले गया और एक विचार के साथ कमरे में एक स्टोन टैबलेट प्रकट हुआ। ये फर्स्ट स्वॉर्ड इमॉर्टल द्वारा छोड़ा गया स्वॉर्ड स्पिरिट टैबलेट था। यह एक ट्रेजर है जो मुझे रोज हेवन से मिला। उसने पूरी कहानी बताई और अंत में कहा, मैं फर्स्ट स्वॉर्ड इमॉर्टल की इनहेरिटेंस प्राप्त नहीं कर सका। तुम कोशिश करके देख सकती हो कि क्या तुम इस स्टोन टैबलेट की मान्यता पा सकती हो। ओह, जीनत बहुत खुश हुई और उसने स्वॉर्ड स्पिरिट टैबलेट पर अपना हाथ रखा, लेकिन काफी देर बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। आरव ने हल्के से सिर हिलाया। फर्स्ट स्वॉर्ड इमॉर्टल की इनहेरिटेंस के लिए आवश्यकताएं सच में बहुत ऊंची हैं, यहाँ तक कि 8 स्टार प्रतिभा वाला स्वॉर्ड स्पिरिट बॉडी भी उसकी शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहा। उसने अपने आसपास की सभी महिलाओं के बारे में सोचा और पाया कि केवल सान्वी ही इस इनहेरिटेंस को प्राप्त करने की उम्मीद रखती है। जीनत के चेहरे पर निराशा की एक झलक आई। आरव, क्या मेरी प्रतिभा पर्याप्त नहीं है? वह हमेशा मार्शल आर्ट्स जीनियस के रूप में जानी जाती थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक स्टोन टैबलेट उसे इतना निराश कर देगा। कोई बात नहीं, ये कुछ भी नहीं है। आरव ने हाथ उठाकर स्वॉर्ड स्पिरिट टैबलेट को वापस रख लिया। एक टूटा हुआ स्टोन टैबलेट है, इसमें कोई विजन ही नहीं है। चिंता मत करो, जब तक मैं हूं, इनहेरिटेंस के बिना भी तुम्हारी कल्टिवेशन तेजी से बढ़ सकती है। ये कहते हुए आरव ने उसे कमर से उठाया और पीछे बड़े बिस्तर पर रख दिया, और फिर एक और इंटेंस डुअल कल्टिवेशन शुरू हो गया। कुछ ही समय बाद जीनत की निराशा पूरी तरह शौक और एक्साइटमेंट में बदल गई। कुछ दिन पहले ही उसने आरव के साथ डुअल कल्टिवेशन किया था और वह जानती थी कि उसकी कल्टिवेशन केवल प्रोफाउंड इमॉर्टल रेल्म के शुरुआती चरण में थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह रूबी रेल्म के पीक तक पहुंच जाएगी। सिर्फ एक दिन से थोड़ा ज़्यादा समय में इतनी बड़ी प्रगति वास्तव में डराने वाली थी। एंशंट मेडिकल सेक्ट की डुअल कल्टिवेशन टेक्निक सच में अद्भुत थी। आरव के कंट्रोल में जीनत की शक्ति रॉकेट की तरह बढ़ने लगी। 2 घंटे बाद 9th पीक के ऊपर फिर से काले बादल छा गए और गरजती हुई बिजली गूंजने लगी। क्या हो रहा है? क्या कोई फिर से ट्रिब्यूलेशन लेने वाला है? और ये तो रूबी लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन है। सभी शिष्य आसमान में बने थंडर क्लाउड्स को देखकर चौंक गए। रूबी थंडर ट्रिब्यूलेशन पार करना मतलब एक सच्चा फास्ट इमॉर्टल बनना और सेलेस्टियल इमॉर्टल्स की कैटेगरी में प्रवेश करना। इमॉर्टल स्वॉर्ड सेक्ट के युवा शिष्यों में बहुत कम लोग इस स्तर तक पहुंच पाते हैं। तभी एक सुंदर आकृति आसमान में उठी और सेक्ट के बाहर असेंशन प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ गई। हे भगवान, ये फिर से फंग शांसी है। जीनत को फिर से रूबी ट्रिब्यूलेशन के लिए जाते देखकर इमॉर्टल स्वॉर्ड सेक्ट के सभी शिष्य हैरान रह गए। तुम्हें पता होना चाहिए कि कुछ समय पहले ही उसने गोल्डन इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन पार किया था, और अब पलक झपकते ही रूबी ट्रिब्यूलेशन भी। क्या कल्टिवेशन करना इतना आसान है जैसे खाना पीना? ये जरूर सीनियर ब्रदर की वजह से है। सीनियर ब्रदर बहुत ही अद्भुत हैं। हे भगवान, मैं सीनियर ब्रदर की कल्टिवेशन पार्टनर क्यों नहीं हूँ? थोड़े समय के शौक के बाद सभी को असली कारण समझ में आ गया। आरव के सेक्ट में लौटने से पहले जीनत की कल्टिवेशन स्पीड तेज जरूर थी, लेकिन सामान्य सीमा में थी। लेकिन जैसे ही सीनियर ब्रदर वापस आए, ये फेरी फीनिक्स लगातार ट्रिब्यूलेशन पार करने लगी। लगता है कि अफवाहें सच हैं। ये सीनियर डिसाइपल सच में टैंग सैनजांग के मांस की तरह है, जो कल्टिवेशन को तेजी से बढ़ा सकता है। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए और तय समय पर आरव सेक्ट लीडर के मेन हॉल में पहुंच गया। वनीटा खिड़की के पास खड़ी बाहर का दृश्य देख रही थी। हालांकि उसके चेहरे पर अब भी क्रिस्टल मास्क था, लेकिन उसकी सुंदर आकृति अनंत आकर्षण बिखेर रही थी, जो किसी को भी मोहित कर सकती थी। आरव ने मन ही मन आह भरी। भले ही उसने उसका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन वह समझ सकता था कि उसकी मास्टर बेहद सुंदर है। डिसाइपल अपने मास्टर को प्रणाम करता है। उसने अपने मन के विचारों को हटाया और सम्मानपूर्वक झुक गया। मुझे तुमसे एक काम है। वनीटा मुड़ी और अपनी कलाई घुमाई। उसके हाथ में एक चमकदार लाल इनविटेशन दिखाई दिया। यह ईस्टर्न इमॉर्टल किंग का निमंत्रण है। 10 दिन बाद उसका विवाह है। चूंकि हमारे सेक्ट को आमंत्रित किया गया है, हमें भी कुछ करना चाहिए, लेकिन न तो ग्रैंड एल्डर और न ही मैं जाना चाहते हैं।
फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के हेड डिसाइपल के रूप में तुम सेक्ट का प्रतिनिधित्व करोगे और शुभकामनाएं दोगे। ओह, आरव ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इनविटेशन लेकर रख लिया। उसे इस तरह की चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह ये भी नहीं जानता था कि ईस्टर्न इमॉर्टल किंग कौन है और वह किससे शादी कर रहा है, इससे उसे कोई मतलब नहीं था। चूंकि उसे वैसे भी एक और ट्रिब्यूलेशन से गुजरना है, तो बाहर जाना बुरा नहीं है, और यह उसके मास्टर का आदेश है, इसलिए उसे पूरा करना ही होगा। वनीटा ने हाथ हिलाया, तैयार हो जाओ और अभी निकलो। रोज इमॉर्टल सिटी ब्लोसम हेवन से काफी दूर है, इसलिए जल्दी पहुंचना बेहतर होगा। 1 मिनट, आरव को कुछ अजीब लगा और उसने सोचकर पूछा, मास्टर, चूंकि यह शादी का समारोह है, क्या हमारे सेक्ट को कोई उपहार नहीं देना चाहिए? वनीटा ने सिर हिलाया, बिल्कुल देना चाहिए, और वह भी अच्छा होना चाहिए, वरना सेक्ट की इज्जत कहाँ रहेगी? आरव ने पूछा, मास्टर, वह उपहार कहाँ है? वनीटा ने कहा, तुम सेक्ट की ओर से जा रहे हो, तो मुझसे उपहार क्यों मांग रहे हो? वो, आरव तुरंत चुप हो गया। यह मास्टर सच में बहुत कंजूस है, एक भी इमॉर्टल क्रिस्टल देने को तैयार नहीं। खुद मेहनत करो, खुद जाओ, और उपहार भी खुद ही दो। क्या इस वर्ल्ड में कोई न्याय नहीं है? मास्टर, मेरी हालत देखिए, मैं बहुत गरीब हूँ, क्यों न सेक्ट कुछ उपहार तैयार कर दे, कुछ भी चलेगा। वो सच कह रहा था, उसके पास केवल कुछ 100 लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स ही बचे थे। सेक्ट की हालत भी अभी अच्छी नहीं है, तुम खुद ही कुछ उपाय करो। वनीटा ने कहा, मास्टर को तुम्हारी क्षमता पर भरोसा है। पिछली बार भी तुमने कहा था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी तुम इमैक्युलेट हेवनली बुक लेकर आए थे, इस बार भी तुम कर लोगे। याद रखना, उपहार शानदार होना चाहिए, हम फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट की बेइज्जती नहीं होने दे सकते। आरव को लगा जैसे वह खून उगल देगा। यह मास्टर सच में हद से ज्यादा कंजूस है, एक भी इमॉर्टल क्रिस्टल नहीं दिया, और ऊपर से शानदार उपहार चाहिए। लेकिन कोई और रास्ता नहीं था, जब मास्टर ने कह दिया तो उसे करना ही पड़ेगा, उपहार की व्यवस्था बाद में सोची जाएगी। मास्टर, क्या मैं जीनत को अपने साथ ले जा सकता हूँ? उसके हिसाब से, चूंकि जीनत असेंशन के बाद से इमॉर्टल स्वॉर्ड सेक्ट में ही रह रही है, उसे बाहर घूमने का मौका मिलना चाहिए, ताकि वो बोर ना हो जाए। वनीटा ने मास्क पहना हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी उपहास की झलक दिखाई दी। किसी को साथ ले जाना कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह उचित होगा। भागते समय असुविधा हो सकती है, अकेले भागना ज्यादा तेज होता है। आरव थोड़ा हैरान हो गया। मास्टर, आपका क्या मतलब है? क्या मैं शादी में बधाई देने नहीं जा रहा था? मैं भाग क्यों रहा हूँ? ओह, एक बात मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, वनीटा ने कैजुअली कहा, ग्रेस और वनराज सेक्ट छोड़कर भाग गए हैं, और हमें नहीं पता कि वे अब कहाँ हैं। क्या? आरव के शरीर में अचानक सिहरन दौड़ गई, जैसे उसकी पीठ से ठंडी हवा उठ रही हो। अपनी समझदारी से वो तुरंत समझ गया कि ये दोनों अपनी जान जोखिम में डालकर क्यों भागे, ये जरूर उससे जुड़ा हुआ है। उन दो बूढ़ों का भाग जाना सेक्ट के लिए शायद बड़ी बात ना हो, लेकिन उसके लिए ये बहुत गंभीर था। वे दोनों ग्रेट इमॉर्टल रेल्म के लेट स्टेज में थे, पहले सेक्ट के अंदर सेक्ट लीडर और ग्रैंड एल्डर के दबाव में थे, इसलिए उस पर आसानी से हमला नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जब वे फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट छोड़ चुके हैं, तो हालात बेहद खतरनाक हो जाएंगे। उन दोनों के दिल में जो दुश्मनी थी, उसे देखते हुए यह असंभव था कि वे बदला न लें। ये सोचकर आरव कड़वा मुस्कुराया, मास्टर, आप किसी और को क्यों नहीं भेज देती? क्या हुआ, डर गए? वनीटा ने कहा, एक ग्रेट इमॉर्टल की सामान्य उम्र के हिसाब से वे दोनों बूढ़े अभी 10,000 साल और जी सकते हैं। क्या तुम हमेशा सेक्ट में छिपे रहोगे? आरव ने कठिनाई से निगलते हुए कहा, मास्टर, क्यों ना आप मेरे साथ 2 और एक्सपर्ट्स भेज दें? वनीटा ने सिर हिलाया, सेक्ट के जो लोग ग्रेट इमॉर्टल रेल्म के लेट स्टेज तक पहुंच चुके हैं, वे सभी महत्वपूर्ण पदों पर हैं और आसानी से नहीं जा सकते, इसलिए तुम्हें खुद पर ही निर्भर रहना होगा। आरव का चेहरा परेशान हो गया, यह मामला सच में काफी मुश्किल था। वनीटा मुस्कुराई और बोली, असल में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी किस्मत देखी है, तुम्हारी अकाल मृत्यु नहीं होगी, तुम जरूर ठीक रहोगे। आरव फिर से चुप हो गया, उसकी मास्टर हमेशा इसी तरह की बात कहकर उसे टाल देती थी। लेकिन सोचने पर यह सच भी था, पहले भी जब वह सेक्ट से बाहर गया था, तो कई बार खतरनाक स्थितियों में फंसा, लेकिन हर बार सुरक्षित बच निकला।
और अब पहले से अलग, उसके पास मिड ग्रेड इमॉर्टल आर्टिफैक्ट गोल्डन स्केल आर्मर था, जो मुश्किल समय में उसकी जान बचा सकता था। ये सोचकर उसका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया। ठीक है, मैं अब निकलता हूँ। ग्रेस और वनराज की बात जानने के बाद वो अब जीनत को साथ नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि अकेले भागना आसान होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके पास केवल एक ही गोल्डन स्केल आर्मर था, जो एक समय में सिर्फ एक ही व्यक्ति को बचा सकता था। आरव रेड पीक से निकला, जीनत से विदा ली और फिर सेक्ट छोड़कर दोबारा रोज हेवन की ओर उड़ चला। इस बार उसने अपनी कल्टिवेशन छिपाई नहीं, बल्कि खुद को प्रोफाउंड इमॉर्टल रेल्म के पीक पर दिखाया। हालांकि उसकी असली ताकत इससे कहीं ज्यादा थी, उसका शरीर और कल्टिवेशन दोनों मिलकर ग्रेट इमॉर्टल रेल्म के पीक को भी आसानी से कुचल सकते थे। और अगर वह अपनी डिवाइन सेंस और टेक्निक्स का इस्तेमाल करे तो वह पीक ग्रेट स्पिरिट इमॉर्टल से भी लड़ सकता था। ये रोज हेवन की उसकी दूसरी यात्रा थी, और रास्ता अब उसे अच्छी तरह पता था। साथ ही उसकी कल्टिवेशन भी पहले से काफी बढ़ चुकी थी, इसलिए उसकी गति बेहद तेज थी, और वह जल्दी ही थ्री रेल्म्स माउंटेन के पास पहुंच गया। आरव ने पिछली बार वाली छोटी घाटी ढूंढी और वहीं रुक गया, फिर जल्दी से हेवनली थंडर अनाइलेशन अरे स्थापित कर दिया। वनराज और ग्रेस के भागने की बात उसके मन पर भारी बोझ की तरह थी। खासकर ग्रेस, वो एक चालाक बूढ़ा लोमड़ी था, कौन जाने वह क्या साजिश रचे। इसलिए वो जल्दी में नहीं था। उसने सोचा कि कुछ समय यहीं रुककर देखता हूं कि कोई छिपा हुआ दुश्मन तो नहीं है, अगर है तो पहले उसे खत्म कर दूं। ये सब करने के बाद वह पास के कब्रिस्तान की ओर बढ़ा। कब्र के पत्थर पर साफ लिखा था, टूम ऑफ अलीसा। इतने दिनों में कब्र पर धूल जम गई थी। आरव ने हाथ हिलाया और हल्की हवा चलकर सारी धूल साफ कर गई। लिटिल लिंगे, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। कब्र के सामने खड़े होकर उसका दिल दुख से भर गया, उसकी आवाज़ धीमी और भारी थी। ये तुम्हारा पसंदीदा रोस्टेड चिकन लेग है। वह कब्र के सामने बैठ गया, कुछ खाना निकाला और अलीसा के लिए अर्पित किया। एक बात के लिए मुझे माफ़ करना, मैं आलिया का ख्याल नहीं रख पाया, लेकिन चिंता मत करो, मैं उसका बदला जरूर लूँगा। अब मैं तुम दोनों बहनों को फिर से मिलाने आया हूँ। आरव बड़बड़ाता हुआ अपने हाथ में ड्रैगन टूथ निकालता है और बगल में एक नई कब्र खोदता है। लेकिन फिर वह रुक गया। उसे याद आया कि अलीसा के लिए तो एक हैंकचीफ सेनेटाफ था, लेकिन आलिया के पास तो कुछ भी नहीं था। कोई बात नहीं, हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। उसने सीधे कब्र बना दी, मिट्टी डालकर एक माउंट तैयार किया और सामने पत्थर लगाकर उस पर 3 शब्द लिखे, यूं हुआ फे, यूं हुआ फे। दोनों बहनों की कब्र के सामने खड़े होकर वह लंबे समय तक चुप रहा, उसका दिल दुख और आत्मग्लानि से भरा था। 2 सुंदर लड़कियां आखिरकार उसके लिए अपने प्राइमोर्डियल स्पिरिट्स तक विस्फोट कर बैठीं। तभी अचानक 3 आकृतियां पीछे आकर उतरी। लड़के, तुम्हें अपने लिए भी एक कब्र बना लेनी चाहिए, ताकि बाद में भटकती आत्मा न बनो। आवाज कठोर और घमंडी थी। आरव ने आह भरी। उसे पहले से अंदाजा था कि कोई आ सकता है, लेकिन इस समय वह परेशान होना बिल्कुल नहीं चाहता था। धीरे से मुड़कर देखा तो उसके पीछे 3 लोग खड़े थे। बीच में एक काले कपड़े पहने ताकतवर आदमी था, वही जिसने अभी बात की थी। उसका रंग सांवला, चेहरा बदसूरत और स्वभाव बेहद रूखा था। उसके बाईं ओर एक सफेद कपड़ों वाला आदमी था, लंबा और दुबला, चेहरा गोरा और विद्वान जैसा, लेकिन उसकी आंखें बेहद खतरनाक थीं, जैसे शिकार पर झपटने को तैयार भेड़िया। दूसरी ओर एक लाल कपड़ों वाली महिला थी, या यूं कहें कि वह कपड़े नाम की चीज बहुत कम पहने थी। कुछ हल्के कपड़े बस उसके जरूरी अंगों को ढक रहे थे, और उसका अधिकांश गोरा शरीर खुला था। उसका शरीर भरा हुआ था और रूप भी अच्छा था, खासकर उसकी प्यारी आंखें, जो किसी को भी आकर्षित कर सकती थीं। ये तीनों अलग-अलग दिखते थे, लेकिन उनकी ऑरा बहुत शक्तिशाली थी। तीनों ग्रेट इमॉर्टल रेल्म के पीक पर थे। अरे वाह, छोटे भाई, तुम तो तस्वीर से भी ज्यादा सुंदर हो। उस प्यारी महिला की आंखें चमक उठीं। उसने हाथ घुमाया और उसके हाथ में एक ब्लैक फेरी स्टोन आ गया, जिसमें रोशनी के साथ आरव की तस्वीर दिख रही थी। वाह, सच में बहुत आकर्षक हो तुम। तस्वीर मिलाने के बाद वह आरव को घूरते हुए अपनी लाल होठों पर जीभ फेरने लगी। इतने सुंदर छोटे भाई को मारना सच में अफसोस की बात है, लेकिन क्या करें, ब्लैक विंड मर्चेंट गिल्ड ने तुम्हारे लिए 100 मिलियन इमॉर्टल क्रिस्टल्स का इनाम रखा है। उसने ये कहा, लेकिन उसकी आंखों में वासना साफ झलक रही थी। ऐसा करो,
तुम अच्छे से व्यवहार करो तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा एहसास दूंगी। इस तरह मरना सबसे आरामदायक होता है। मैं वादा करती हूँ तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं होगा। आरव ने उन तीनों को देखा और कहा, ये ब्लैक विंड मर्चेंट गिल्ड कौन है? सच सच बता दो तो मैं तुम्हें पूरा शव छोड़ दूंगा। जूनियर सिस्टर, इस लड़के से बात करने में समय क्यों बर्बाद करना, सीधे मार देते हैं। काले कपड़ों वाला ताकतवर आदमी हाथ घुमाता है और उसके हाथ में एक बड़ा गोस्ट हेडर चाकू प्रकट हो जाता है, जिसे वह सीधे आरव की ओर चला देता है। वह ग्रेट इमॉर्टल रेल्म के पीक पर था। उसका वार बेहद तेज और क्रूर था, जो आसमान भर में ब्लेड लाइट में बदल गया। आरव वहीं खड़ा रहा, जैसे उसके पास बचाव का कोई तरीका ही न हो, और उसका शरीर पूरी तरह उस ब्लेड लाइट में समा गया। हाँ, बस इतनी ही ताकत है। ये 100 मिलियन तो बहुत आसान है। काले कपड़ों वाला आदमी जोर से हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी अचानक बीच में ही रुक गई। उसके सामने कुछ भी नहीं था, न खून, न कोई शरीर। जो उन्होंने मारा था वह सिर्फ एक फैंटम था। इतनी तेज गति, लेकिन फिर भी तुम बच नहीं सकते। काला आदमी अनुभवी था। हैरान होने के बावजूद उसने तुरंत पलटकर पीछे वार किया, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। यह अब उसकी आंखों में सचमुच हैरानी थी। पहली बार को लापरवाही मान सकते थे, लेकिन दूसरी बार उसने पूरी ताकत लगाई थी। फिर भी वह सिर्फ आफ्टर इमेज को ही मार पाया। सीनियर ब्रदर, मैं मदद करता हूँ। सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी भी तुरंत आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक लंबा भाला आया, जो समुद्री अजगर जैसा बनकर आरव की ओर बढ़ा। भाले की चमक ने हवा को चीर दिया और तेज सीटी जैसी आवाज गूंज उठी। भाला सीधे आरव के सीने को भेद गया, लेकिन फिर भी कोई खून नहीं निकला। वह फिर से सिर्फ एक फैंटम था। छोटे भाई, तुम तो कमाल हो। तुम्हारी गति मुझे और भी पसंद आ रही है। प्यारी महिला भी आगे बढ़ी। उसके हाथ में सॉफ्ट स्वॉर्ड आई, जो सांप की तरह लहराते हुए आरव के पैरों की ओर बढ़ी। उसी समय काला आदमी ऊपर से वार करता है और सफ़ेद आदमी पीछे से भाला मारता है। तीनों का तालमेल बेहतरीन था। उनकी संयुक्त ताकत कई गुना बढ़ गई। फिर भी उन्होंने सिर्फ एक फैंटम को ही छुआ। आरव ठंडे स्वर में बोला, आखिरी मौका दे रहा हूँ। ब्लैक विंड मर्चेंट गिल्ड कौन है, सच सच बता दो। जाकर यमा से पूछना। काला आदमी गरजता है और फिर से हमला करता है। इस बार उसका चाकू फैंटम को नहीं, बल्कि आरव के हाथ में पकड़ा गया। तुम्हें यमा इतना पसंद है तो वहीं चले जाओ। एक काली चमक के साथ उसका सिर हवा में उड़ गया। उसकी आंखें खुली रह गईं। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि क्या हुआ। वो मुंबई इमॉर्टल था, फिर भी एक बार भी नहीं झेल पाया। उसकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट निकलते ही एक काली बोतल डेमन रिफाइनिंग बॉटल में खींच ली गई। ये देखकर बाकी दोनों के चेहरे बदल गए। जो 100 मिलियन का इनाम आसान लग रहा था, अब मौत का जाल बन गया। मारो। दोनों समझ गए कि अब भागना मुश्किल है, इसलिए पूरी ताकत से हमला किया। सफ़ेद आदमी का भाला बिजली की तरह आरव के सीने की ओर बढ़ा। महिला ने अपनी स्वॉर्ड से उसका हाथ जकड़ लिया। दोनों पीक ग्रेट इमॉर्टल अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे, लेकिन तभी आरव ने भाले को पकड़ लिया। वह आगे बढ़ ही नहीं पाया। सफ़ेद आदमी ने चाल चली। भाले की नोक अचानक छूटकर छिपे हथियार की तरह सीधा आरव के सीने में घुस गई, लेकिन वह 1 इंच भी अंदर नहीं जा पाई। ऐसा लगा जैसे लोहे की दीवार से टकरा गई हो। उधर महिला ने पूरी ताकत से उसका हाथ काटने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ स्टील जैसा था। अचानक क्रैक की आवाज़ आई, उसकी तलवार टूट गई। आरव हंसा, चालाक तो काफ़ी हो, लेकिन ताकत कम है। ये बॉडी रिफाइनमेंट इमॉर्टल है। दोनों के चेहरे पर डर छा गया। अब उन्हें समझ आया, ये 100 मिलियन इनाम नहीं, मौत का जाल था। सफ़ेद आदमी तुरंत भागने लगा, लेकिन आरव ने पहले ही तय कर लिया था, कोई नहीं बचेगा। उसने भाले की नोक वापस घुमाई और सीधे उसके सीने में घोंप दी। आह! चीख के साथ उसका दिल चकनाचूर हो गया। उसकी आत्मा भी डेमन रिफाइनिंग बॉटल में खींच ली गई। उधर महिला 100 मीटर दूर भाग चुकी थी। उसे लगा अब वह बच जाएगी, लेकिन अचानक उसके सामने एक और आरव आ गया और उसकी गर्दन पकड़ ली। ये कैसे? वह हैरान रह गई। अभी तो तुम मुझे पसंद कर रही थी, अब भाग क्यों रही हो? आरव ने बाकी दोनों के स्टोरेज रिंग्स उठाए और उसके पास आया। महिला की अकड़ पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। कृपया मुझे मत मारो, मुझे मजबूर किया गया था। आप जो कहेंगे मैं करूंगी, बस मेरी जान छोड़ दो। आरव ने उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं कहा और सीधे हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। उस प्यारी महिला की आंखें चमक उठीं। जब तक किसी आदमी के मन में उसके लिए वासना होती, तब तक उसके पास जिंदा रहने का मौका था, और यहाँ तक कि चुपके से उसे मारने का भी मौका था।
सबकी हैरानी के लिए आरव का हाथ उसकी छाती या कब्रों की तरफ बिल्कुल नहीं गया, बल्कि सीधे उसके सिर के ऊपर मौजूद सेंटर पॉइंट बिंदु पर जाकर दब गया। तुम क्या करने वाले हो? उस खूबसूरत महिला की आंखों में घबराहट की एक झलक आई, लेकिन वह अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही उसकी नज़रें धुंधली हो गईं, चेहरा खाली हो गया और वह पूरी तरह स्तब्ध खड़ी रह गई। आरव ने उसे सीधे नहीं मारा क्योंकि वह ब्लैक विंड मर्चेंट गिल्ड के बारे में जानना चाहता था, इसलिए उसने सोल सर्चिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया। कुछ देर बाद डार्क मून ने फिर से वार किया, एक ही तलवार के वार से उस प्यारी महिला को मार डाला और उसकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट को भी ले गया। वह कोई संत नहीं था, जो भी उसे मारने आता उसके लिए वह जरा भी दया नहीं दिखाता। अभी अभी किए गए सोल सर्च के जरिए वह ब्लैक विंड मर्चेंट गिल्ड की स्थिति समझ चुका था। नाम के लिए यह एक व्यापार संघ था, लेकिन असल में यह इमॉर्टल रेल्म का एक हत्यारा संगठन था। इसके पास कई विशेषज्ञ थे और यह पैसे के लिए काम करता था। 2 दिन पहले ब्लैक विंड मर्चेंट गिल्ड ने अचानक उसके खिलाफ किल ऑर्डर जारी किया था। उस महिला को इसका कारण नहीं पता था, वह सिर्फ इतना जानती थी कि उसे मारने पर उसे 100 मिलियन इमॉर्टल क्रिस्टल्स का इनाम मिलेगा। उन तीनों को लगा कि एक रूबी से निपटना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए वे तुरंत मौका तलाशने निकल पड़े, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे यहाँ खुद आरव से टकरा जाएंगे। स्थिति समझने के बाद आरव ने हल्का सा भौहें सिकोड़ी। एक चेंबर ऑफ कॉमर्स से निपटना काफ़ी मुश्किल था, सबसे अच्छा तरीका था इसे पूरी तरह खत्म कर देना। समस्या ये थी कि वो खुला हुआ था जबकि दुश्मन छाया में थे और उसकी ताकत भी अभी पर्याप्त नहीं थी। उस महिला की यादों के अनुसार डार्क मर्चेंट गिल्ड का अध्यक्ष एक ग्रेट इमॉर्टल स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति था और रोज हेवन में उसका बड़ा प्रभाव था। इस बार उसने करीब 100 विशेषज्ञ इकट्ठा किए थे। वो समाधान के बारे में सोच ही रहा था कि तभी हवा चीरने की आवाज आई और 7 आकृतियां उस छोटे से घाटी में प्रकट हो गईं। पहले के 3 लोगों की तुलना में ये 7 लोग काफी ज्यादा ताकतवर थे। इनमें सबसे कमजोर ग्रेट स्पिरिट इमॉर्टल के शुरुआती स्तर पर था, जबकि आगे खड़ा एक आंख वाला मध्यम उम्र का आदमी ग्रेट स्पिरिट इमॉर्टल के चरम स्तर पर पहुंच चुका था। जमीन पर उतरते ही उन्होंने आरव को घेर लिया। उस एक आंख वाले आदमी के चेहरे पर कई घाव थे और उसकी एकमात्र आंख जमीन पर पड़े शव पर घूमी, उसके होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। वे 3 निकम्मे, खुद में कोई काबिलियत नहीं थी, फिर भी आगे निकल आए और अब अपनी जान गंवा बैठे। तिरस्कार जताने के बाद उसने आरव की ओर देखा और मुस्कराते हुए कहा, लड़के, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, खुद ही अपनी जान ले लो, कम से कम पूरा शरीर तो बच जाएगा। आरव ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, एक आंख से अंधे हो, ये तो ठीक है, लेकिन दिमाग भी काम नहीं कर रहा क्या? किसी गधे ने लात मारी है क्या? तुम छोटे कमीने, मौत को बुला रहे हो। हालांकि सामने वाले युवक ने 3 ग्रेट इमॉर्टल को खत्म कर दिया था, फिर भी उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया। वह सिर्फ एक रूबी है, अगर वह अपनी सीमा से ऊपर लड़ सकता है तो क्या हुआ, वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता, खासकर जब वे 7 लोग मिलकर हमला कर रहे हों। गुस्से से चिल्लाते हुए उसने हाथ उठाकर आरव को पकड़ने की कोशिश की। उसे लगा कि एक रूबी से निपटना चींटी को मारने जैसा आसान होगा, लेकिन उसने सिर्फ एक परछाई को पकड़ लिया। जब उसने दोबारा देखा, आरव पहले ही 100 मीटर दूर जा चुका था। लड़के, देखते हैं अब तुम कहाँ भागते हो। एक आंख वाले आदमी की आंखों में खतरनाक चमक आई। उसने हाथ हिलाकर कहा, सभी एक साथ हमला करो, जल्दी खत्म करो, नहीं तो कोई और इस 100 मिलियन इमॉर्टल क्रिस्टल्स को ले जाएगा। उसके पीछे के 6 लोग तेजी से आगे बढ़े और फिर से आरव को घेर लिया। उनके नजरिए में 7 लोगों से घिरे होने के बाद ये छोटा इमॉर्टल कहीं नहीं भाग सकता था। उनकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वे चलते फिरते इमॉर्टल क्रिस्टल्स को देख रहे हों। तभी बगल से एक जोरदार गर्जना हुई और उसके बाद गड़गड़ाहट के साथ अनगिनत बिजली की धाराएं हवा में ऐसे मचलने लगी जैसे नरक से निकले विशाल सांप। ये तो एक अरे है। 7 के चेहरे तुरंत बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आरव पहले से तैयार होगा और उसने एक फॉर्मेशन लगा रखी होगी। कोई बात नहीं, घबराओ मत, ये फॉर्मेशन शायद ज्यादा उच्च स्तर का नहीं है। 7 के नेता के रूप में एक आंख वाले आदमी ने अपने साथियों को शांत किया। तभी एक जोरदार गर्जना हुई और एक मोटी बिजली की चमक सीधे उसकी तरफ गिरी। तोड़ दो। एक आंख वाला आदमी सच में ताकतवर था। उसने कलाई घुमाई और उसके हाथ में एक बड़ा कांटेदार गदा आ गया, जिसे उसने हवा में बिजली पर दे मारा।
ग्रेट स्पिरिट इमॉर्टल के चरम स्तर पर होने के कारण उसका वार बेहद शक्तिशाली था। जब यह बिजली से टकराया तो जमीन हिल गई और तेज आवाज से कान गूंज उठे। उसने एक ही वार में उस मोटी बिजली को चकनाचूर कर दिया और वह शून्य में विलीन हो गई। लेकिन उसी समय वह खुद 7-8 कदम पीछे हट गया, तब जाकर संतुलन बना पाया। हा, देखा, ये बेकार फॉर्मेशन हमें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसी समय बाकी 6 लोगों पर भी बिजली गिरी, लेकिन अपनी ताकत के कारण वे भी बच गए। एक आंख वाले आदमी ने चिल्लाकर कहा, घबराओ मत, इस बेकार फॉर्मेशन को तोड़ते ही हम इसका सिर काट देंगे। बाकी लोग भी उत्साहित हो गए और उनका डर खत्म हो गया। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि उस युवक के होठों पर मुस्कान फैल गई और उसके हाथ में एक लौकी जैसी चीज आ गई। आरव ने उस गॉड का ढक्कन खोला और एक काली बिजली की चमक उड़कर आसमान में गई, जो हेवनली थंडर पर्ल के साथ मिल गई। यह क्या है? पास खड़े एक छोटे कद के आदमी को यह देखकर गहरी बेचैनी महसूस हुई। एक आंख वाले आदमी ने जोर से कहा, डरने की क्या बात है, बस कुछ चालें हैं, एक लौकी से वह क्या कर सकता है? तभी फिर से आसमान में गरज हुई और एक काली बिजली नीचे गिरी। ये पिछली बिजली से छोटी थी, लेकिन उसका भयानक दबाव लोगों के दिलों में डर पैदा कर रहा था। खासकर उसकी विनाशकारी आभा ने वहां मौजूद सभी लोगों की रूह कांप दी। मुझे नहीं लगता कि रंग बदलने से तुम ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। एक आंख वाले आदमी ने फिर से अपनी गदा उठाई और आगे बढ़ा। और फिर वही दृश्य दोहराया गया, बिजली और गदा टकराए और एक भयानक आवाज गूंजी। दूसरों के लिए ये टक्कर पहले जैसी ही थी, लेकिन उस एक आंख वाले आदमी के लिए ये बेहद डरावनी थी। जैसे ही उसकी गदा बिजली से टकराई, उसे एक भयंकर विनाशकारी शक्ति अपनी तरफ आती महसूस हुई। ये क्या है? ग्रेट स्पिरिट इमॉर्टल के चरम स्तर का होने के बावजूद उसने कई बार बिजली के प्रकोप देखे थे और बिजली तत्व वाले कल्टिवेटर्स से भी लड़ चुका था, लेकिन उसने कभी इतनी भयानक बिजली नहीं देखी थी। वो प्रतिक्रिया कर पाता, उससे पहले ही उसके हाथ की गदा काली बिजली से चकनाचूर हो गई। उसे खतरे का एहसास हुआ और वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह पूरी तरह काली बिजली में समा गया। जब काली बिजली खत्म हुई तो सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन बाकी 6 लोग ये देखकर स्तब्ध रह गए कि वह एक आंख वाला आदमी गायब हो चुका था। ग्रेट स्पिरिट इमॉर्टल के चरम स्तर का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ एक ही बिजली के वार से पूरी तरह मिट गया, उसका कोई निशान तक नहीं बचा। सभी लोग पूरी तरह सन्न रह गए। आखिर यह काली बिजली क्या थी? यह इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती थी? आरव एक तरफ खड़ा था, इस नतीजे से बिल्कुल भी हैरान नहीं था। आखिरकार वह पिछली बार भी मीटियोराइट गॉड की मदद से एक ग्रेट स्पिरिट इमॉर्टल को मार चुका था, और इस बार तो यह एक्सटिंक्शन डिवाइन लाइटनिंग था, जिसे उसने अपने गोल्डन इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन के दौरान इकट्ठा किया था, जो पहले से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन उस एक आंख वाले आदमी को राख में बदलते हुए देखकर उसके दिल में फिर भी हल्का सा अफसोस हुआ। उसके हाथ में मौजूद स्टोरेज रिंग को छोड़ भी दें, यहाँ तक कि उसकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट भी बर्बाद हो गई। लेकिन इसमें कुछ नहीं किया जा सकता था। अभी का अनाइलेशन थंडर बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, एक बार इस्तेमाल होने पर कुछ भी बाकी नहीं बचता। भागो! बाकी बचे 6 लोग डर से कांप उठे। उनकी ताकत उस एक आंख वाले आदमी के बराबर नहीं थी, और लड़ाई जारी रखने का मतलब सिर्फ मौत था। वे सभी अलग अलग दिशाओं में भागते हुए फॉर्मेशन से बाहर निकलने लगे। लेकिन हेवनली थंडर अनाइलेशन अरे को तोड़ना इतना आसान नहीं था। जैसे ही वे उड़कर बाहर जाने लगे, अनगिनत बिजली की धाराएं उन पर टूट पड़ीं। जली हुई गंध के साथ वे 6 पूरी तरह गायब हो गए, एक भी निशान नहीं बचा। आरव ने फॉर्मेशन वापस ले लिया और हल्का सा सिर हिलाया। एक ही बार में 7 ग्रेट स्पिरिट इमॉर्टल का खत्म हो जाना सच में अफसोस की बात थी। उसने फिर उन 3 लोगों की लाशों को भी राख में बदल दिया, घाटी में हुई लड़ाई के सारे निशान मिटा दिए और एक समतल चट्टान पर बैठकर अपने अगले शिकार का इंतजार करने लगा। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी चारों तरफ शांति बनी रही और कोई नहीं आया। एक रात गुजर गई और अगले दिन जब पूर्व दिशा में सूरज उगा, आरव ने आंखें खोलीं तो सब कुछ अभी भी शांत था। लगता है ये लोग अब चालाक हो गए हैं। ब्लैक विंड मर्चेंट गिल्ड का मामला अभी खत्म नहीं हुआ था और आसपास अभी भी दुश्मनों के छिपे होने की पूरी संभावना थी। लेकिन इन लोगों ने हेवनली थंडर अनाइलेशन अरे की ताकत देख ली थी, इसलिए वे पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे।
यहाँ ज्यादा देर रुकना कोई समाधान नहीं था, इसलिए आरव ने पूरी तरह से अरे फ्लैग्स समेट लिए और रोस्टियन की ओर उड़ चला। जैसा कि उसने सोचा था, लगभग 100 मील दूर जाते ही बाहर से घमंडी हंसी की आवाज आए। हा, छोटे लड़के, अब तुम नहीं बच सकते। हंसी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी कि एक आकृति उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वह एक बूढ़ा आदमी था जो साधारण सन के कपड़े पहने हुए था और ग्रेट स्पिरिट इमॉर्टल के अंतिम चरण का शक्तिशाली विशेषज्ञ था। वह थिगना और मोटा था, उसके बाल और दाढ़ी सफेद थे और झुर्रियों से भरा चेहरा इस समय खुशी से चमक रहा था। छोटे लड़के, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी कम उम्र में कोई फॉर्मेशन मास्टर होगा जो इतनी शक्तिशाली फॉर्मेशन बना सके। अगर तुम अंदर ही रहते तो मैं सच में हमला करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अफसोस, तुम अभी भी अनुभवहीन हो, तुम खुद ही बाहर आ गए। लगता है तुम इस बूढ़े को एक बड़ा तोहफा देने वाले हो। हाँ, ये 100 मिलियन इमॉर्टल क्रिस्टल्स सच में कमाल की किस्मत है। वो बूढ़ा हंसते हुए बात कर रहा था, बेहद खुश नजर आ रहा था। मैं वहां हमेशा तो नहीं रह सकता था। आरव ने सिर हिलाया और थोड़ा निराश दिखते हुए कहा, लेकिन तुम बहुत जल्दी खुश हो रहे हो। देखो, तुम्हारे पीछे अभी भी 3 लोग खड़े हैं। ये कहते हुए उसने हाथ उठाकर सामने वाले के पीछे इशारा किया। सन के कपड़े पहने बूढ़े का चेहरा बदल गया। उसने पहले ही कई बार आसपास जांच की थी और वहां कोई नहीं था। अचानक पीछे कोई कैसे हो सकता है? उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ओह नहीं, धोखा हो गया। उसे तुरंत समझ आ गया और वह तेजी से पलटा। तभी उसके सामने एक काली परछाई प्रकट हुई और सीधे उसकी गर्दन पर वार किया। कितनी तेज तलवार! साइलेंट डार्क मून की ताकत को महसूस करते ही वह डर गया। उसकी इमॉर्टल एनर्जी तेजी से उफान पर आई और वह बिजली की गति से पीछे हट गया। डार्क मून खामोशी से गुजरी, उसकी गर्दन पर खून की एक पतली रेखा छोड़ते हुए। आरव ने अपनी छोटी तलवार वापस म्यान में रखी और हल्का सा सिर हिलाया। प्रतिद्वंदी अभी भी बहुत मजबूत था। अचानक हमले के बावजूद वह मरा नहीं, सिर्फ घायल हुआ। लड़के, तुमने इस बूढ़े के खिलाफ साजिश करने की हिम्मत की। सन के कपड़े पहने बूढ़ा बेहद गुस्से में था। उसे एक भी क्रिस्टल नहीं मिला और उल्टा वह घायल हो गया। उसने हाथ बढ़ाकर सीधे आरव को पकड़ने की कोशिश की। ये सिर्फ हल्की चोट थी, जिससे उसकी ताकत पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। ये तलवार का वार ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन यह उसके लिए बेहद बेरहम था। वह एक प्रतिष्ठित ग्रेट स्पिरिट इमॉर्टल था, फिर भी शुरुआत में ही एक मिस्टिक इमॉर्टल से मात खा गया। यह उसके लिए शर्म की बात थी। वह बेहद तेजी और क्रूरता से हमला करने लगा, मानो एक ही वार में आरव को कुचल देना चाहता हो, सिर्फ उसका सिर बचाकर इनाम लेने के लिए। लेकिन अंत में उसने सिर्फ हवा को पकड़ा, क्योंकि आरव की जगह सिर्फ एक आफ्टर इमेज रह गई थी। इतनी तेज गति! वह बूढ़ा फिर से चौंक गया। उसने सोचा था कि सामने वाला सिर्फ छुपकर हमला करने में माहिर है, लेकिन उसकी गति भी इतनी तेज होगी, यह उसने नहीं सोचा था। उसी समय डार्क मून फिर से उसके पीछे प्रकट हुई और उसके सिर के पीछे जोर से वार किया। इस बार वह पहले से सतर्क था, इसलिए उसने तुरंत उस वार से बचाव कर लिया। लेकिन वह संभल भी नहीं पाया था कि आरव का मुक्का उसके सामने था, अनाइलेशन गॉड फिस्ट। धत! शुरुआत में नुकसान उठाने के बाद और अब लगातार दबाव में आने से वह बूढ़ा बेहद गुस्से में था। उसने भी हाथ उठाकर मुक्का मारा। दोनों मुक्के टकराए और एक जोरदार धमाके के साथ जमीन हिल उठी। आरव की असली ताकत आखिरकार एक लेट स्टेज ग्रेट स्पिरिट इमॉर्टल के सामने कम पड़ गई और वह झटके से पीछे उड़ गया। लेकिन वह बिल्कुल भी घबराया नहीं। पीछे हटते हुए डार्क मून ने फिर से वार किया, सीधे उसके प्रतिद्वंदी के सीने की ओर। सन के कपड़े पहने बूढ़े को सीधा मुक्का लगने से काफी परेशानी हुई। एक्सटिंक्शन गॉड फिस्ट की बिजली और विनाशकारी शक्ति उसके हाथ की नसों में लगातार असर कर रही थी। उसकी ओर आती तलवार का सामना करते हुए उसने अपने सुन्न हो चुके दाहिने हाथ को पीछे खींचा और बाएं हाथ से एक विशाल इमॉर्टल एनर्जी का हाथ बनाकर छोटी तलवार को पकड़ने की कोशिश की। डार्क मून खामोशी से आती जाती रही, इतनी तेज की पलक झपकते ही गायब हो गई और उसका हाथ खाली रह गया। लेकिन उसी समय उसके पीछे 2 और आकृतियां प्रकट हुईं और दोनों ने एक साथ मुक्का मारा, अनाइलेशन गॉड फिस्ट। धत! इसके पास तो क्लोन भी हैं। ये सब इतना अचानक हुआ कि वह बूढ़ा बच नहीं सका और मजबूरी में अपनी इमॉर्टल एनर्जी से उन हमलों को झेलना पड़ा। हालांकि वह ताकतवर था, लेकिन इन हमलों की बिजली और विनाशकारी ऊर्जा ने उसे बेहद असहज कर दिया।
मर जाओ। गुस्से में उसने पलटकर दो मुक्के मारे और आरव के दोनों डाउ बॉडीज को उड़ा दिया, जो तुरंत शून्य में गायब हो गए। लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह संभल पाता, आरव का असली शरीर फिर से सामने आ गया और वही एक्सटिंक्शन गॉड फिस्ट चला दिया। वो बूढ़ा बेहद झुंझलाया हुआ था। वह ग्रेट स्पिरिट इमॉर्टल के बीच भी शक्तिशाली माना जाता था, और उसने कभी नहीं सोचा था कि एक मिस्टिक इमॉर्टल उसे इस तरह दबा देगा। गुस्से में उसने मुक्का मारा, लेकिन फिर चूक गया। आरव ने फ्लोइंग लाइट एंड शैडो टेक्निक का इस्तेमाल करके तुरंत उसके पीछे पहुंच गया। इस तरह दोनों के बीच पलक झपकते ही 100 से ज्यादा वार हो गए। हालांकि सन के कपड़े पहने बूढ़ा कल्टीवेशन में उधम जितना नहीं था, लेकिन उसकी ताकत किसी भी तरह कम नहीं थी। उधम तीरंदाजी और घात लगाकर हमले में माहिर था, जबकि यह बूढ़ा सीधे युद्ध में अधिक अनुभवी, कुशल और शक्तिशाली था। इसी कारण दोनों के बीच लड़ाई बराबरी पर अटक गई। किसी का भी पलड़ा भारी नहीं था, लेकिन वह बूढ़ा धीरे धीरे और ज्यादा बेचैन और गुस्से में आ गया। अगर लड़ाई लंबी चली और कोई और शक्तिशाली व्यक्ति आ गया, तो 100 मिलियन इमॉर्टल क्रिस्टल्स उसके हाथ से निकल जाते। अब वह और देर नहीं कर सकता था। ये सोचकर उसने कठोर निर्णय लिया और सीधे अपने एसेंस ब्लड को जला दिया। उसकी गति अचानक दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ गई, और वह पलक झपकते ही आरव के सामने पहुंचकर एक जोरदार मुक्का मार बैठा। 2 चैनल बन चुके हैं, अब अपलोडिंग स्टार्ट कर दूंगा मैं इसका। आप लोग को दोनों नए चैनल पर देखने मिलेगा। अभी मैं यहाँ पर डाला हुआ है 2 सीरीज़ आएंगी, मिस्टीरियस मैन गंगा एंड अदर सीरीज़ जो कल नहीं आई थी। अल्टरनेट डेज में हम लोग डालते रहेंगे इस चैनल पर, और नए चैनल का लिंक हम लोग अभी शेयर करेंगे। आप लोग कल तक वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। कोलैब में डाल दूँगा, आप लोग को नज़र आ जाएंगे एपिसोड्स। लेंथ थोड़ा कम हो जाएगी, 20-30 मिनट तक मैक्सिमम जाएगा, बट वॉइस अच्छी होगी और रेगुलर कंटेंट उस पर मिलेगा।